भाई, आज इनिशियली मैंने आपको एक चीज़ दिखाई। पहले तो ये कि ये डॉक्यूमेंट अब ओल्ड हो चुका है। ठीक। तो भाई इसकी जगह यूज़ क्या करना है, आपने ये यूज़ करना है। सिंपल है, वाइट रिएक्ट आपने लिखा, यहाँ पर आया गेटिंग स्टार्टेड। क्रिएट वाइट इज़ अ टूल क्विकली स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ बेसिक टेम्पलेट फॉर पॉपुलर फ्रेमवर्क्स। चेक आउट ऑसम वाइट, और ये इसने डिटेल में दिया है, यहाँ आओ गेटिंग स्टार्टेड। कोई भी चीज़ आए, आपको कल को नेक्स्ट जेएस सीखनी हो, आप क्या करोगे? नेक्स्ट जेएस वाइट लिख दो, या वर्सेस नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट कर दो, स्टार्ट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ लिख दो। आपको वो देगा गेटिंग स्टार्टेड विद नेक्स्ट जेएस। इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद भी पढ़ने की वो रखो, इंस्टॉलेशन से दे रहा है। यहाँ आओगे, npm x क्रिएट नेक्स्ट ऐप बन गया। उसके बाद जो डिटेल दे रहा है वन बाय वन आपको समझाएगा, इसको लाइन बाय लाइन समझो, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, ऐप पेजेस है, पब्लिक है, एसआरसी है, फलाना है, ए टू जेड एक एक चीज़ आपको बताएगा। बिल्ड कैसे बनती है, डॉट, हर एक चीज़ को इसने डिटेल में एक्सप्लेन। फिर बिल्ड अपनी एप्लीकेशन बनानी कैसे, उसके हवाले से स्टाइलिंग, हर चीज़ यहाँ दी हुई होगी। राउटिंग इसमें कैसे होती है, डिफाइनिंग, इसमें असल गेम राउटिंग पर है। नेक्स्ट ईयर्स में मेजर जो गेम खेला जा रहा है वो किसके ऊपर है? राउटिंग के ऊपर है। इस तरीके से वो आपको बता रहा है, ये फिलाना ढिमकाना डैश्ड, देखो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। यहाँ आ जाओगे, इसको भी अब ये सारे ऐसे ही हैं। आपको एक मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनवाना आ गया ना, बनाना आ गया। अब चाहे आप वो वाइट सीखनी हो, आपको नेक्स्ट सीखना हो, कुछ भी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इवन कि अगर आपको ना ये रिएक्ट नेटिव भी सीखनी है, नेटिव क्या है, रिएक्ट नेटिव, आओ यहाँ पर। रिएक्ट नेटिव के लिए बस एक चीज़ होती है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट बनाना सीखा रिएक्ट का, उसका इन्वायरमेंट भी ऐसे ही है, बस सिंपल है। बस थोड़ा सा उसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन बनाते हैं ना, पहली एप्लीकेशन बनाना मुश्किल है। जैसे मैं आ जाता रिएक्ट नेटिव, ये मोबाइल नेटिव के नेटिव लिख दिया, लर्न रिएक्ट नेटिव ये दे दिया इसने। ये भी सेम ऐसे जैसे रिएक्ट चल रहा होता है, रिएक्ट नेटिव है। गेटिंग स्टार्टेड पर आ जाओ बस। अब इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक CLI होता है, ठीक है, और दूसरा एक्सपो का मेथड होता है। एक्सपो समझ लो बनी बनाई चीज़ें दे रहा होता है, और वो ज़्यादा टेस्टिंग और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। CLI थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। ये मैं इसलिए चीज़ें आपको रिपीट कर रहा हूँ। रिएक्ट हमारी समझ लो ख़त्म हुई है, उसके साथ साथ जो जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है ना, मैं आपको यहाँ खोल के बता दूँ कि आपको कल को ज़रूरत पड़े, आप अगर कल को आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी ये कि इंटर्नशिप मिल रही है कहीं। अब वो कह रहा है भाई ठीक है, आपको आती है जावास्क्रिप्ट सारा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव के ऊपर, आप कुछ काम करके दे। अब आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आप बैठे हुए यार, आपको सर्चिंग इतनी आनी चाहिए, नेटिव आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। आप उसकी ऑफिशियल, जितना अच्छा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ाता है ना, उतना कोई भी नहीं अच्छा पढ़ा सकता। मुझे रिएक्ट किसी ने नहीं पढ़ाई है, मैंने रिएक्ट कहीं भी नहीं पढ़ी, मेरा रिएक्ट का कोई उस्ताद नहीं, और इवन के मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप इसका कोई उस्ताद नहीं है, मैंने किसी से नहीं सीखी है, मैंने ये चीज़ खुद ही सीखी है। और हाँ, बहुत सारे उस्ताद हैं, मेरा उस्ताद है यूट्यूब, हाफिज़हुल्लाह, गूगल दामद बरकातुहू आले, ये मेरे बड़े उस्ताद हैं भाई, उस्ताद मोहतरम है, जिनके पास में गया भाई ये सीखना, बोला ये निकाल के दिया, ठक करके ये आ गया। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, यूट्यूब पे गया, दो चार वीडियोस देखी, मल्टीपल लोग उसने सजेस्ट किए, ये देख लो, इसकी देख लो, इसकी वीडियोस देख लो, देखी जो पॉपुलर थे, आए वन टाइम, बस अपनी थोड़ी सर्चिंग, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे आ गए हो कि अब आप जॉब हंटिंग की तरफ जाओगे। दो काम है अभी आपके पास, सिर्फ दो काम है, प्रोजेक्ट्स पर बनाते जाओ, पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाओ। दूसरा काम आप ये करो, और रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स पक्के करो। देखो, आप कोडिंग में जितने भी बड़े मास्टर हो, आपको बोल बचनी बनना पड़ेगा, समझते हो? बोल बचनी, एग्जाम्पल दिख रही होगी सामने, ठीक है। आपको बोल बचनी का मतलब ये कि आपको बात अपनी सामने वाले को एक्सप्लेन करनी आते हो। मेरा एक स्टूडेंट है, ऑन अली करके उसका नाम है ना, अहले तशी है। अब वो बेस्ट है, ज़बरदस्त, उसकी कोडिंग लेवल की है, उसके कॉन्सेप्ट लेवल के हैं, लेकिन एक मसला है उसमें, वो डिलीवर नहीं कर सकता। अब डिलीवर नहीं कर सकता, कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका इंटरव्यू क्लियर करना है, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता। सामने वाला पूछ लेता, अच्छा इसके अंदर ये चीज़ बताओ क्या काम करी, अब वो उसको उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और मसला ये है वो इस चीज़ पे अभी काम नहीं कर रहा। और आप भी देख लो आप में कहाँ वीकनेस है, और इसके लिए करना क्या पड़ेगा। देखो, एक दफ़ा मैंने आपको बता दिया, आपको वाइट ऐप लगाना है, क्लियर, ख़त्म। आप किसी को बोले हाँ आती है,
अगर कोई आपके साथ बैठ जाए, चल बेटा समझाइए कैसे काम कर रहा है, अब हो गए ठुस, है या नहीं? अब आप क्या हो जाओगे? बिल फर्ज एक्सियोस का लेक्चर 10 मिनट का 20 मिनट का है, आपको मैं खड़ा कर दूं, आप एक्सियोस लगा दोगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ये बताओ, एक्सप्लेन करो, फिर आप फेल हो रहे हो। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 10-15 लोगों को सुनना पड़ेगा एक ही टॉपिक को। जब आप 10-15 लोगों को सुनते हो ना, फिर आपके पास मटेरियल आ जाएगा बोलने का। आपको समझ आ जाएगी यार, इसको भी मैंने सुना, इसको भी सुना, इसको दो बातें, इसकी पकड़ी दो बात। 10-15 लोगों को सुना, उन सब में से एक एक बात भी याद रहेगी, तो 15 बातें बन गई। एक ही बंदे को सुनोगे 15 बातें, बोर भी हो जाओगे, और वो नई बात नहीं कर रहा होगा। 15 लोगों में हर बंदा कोई एक नई यूनिक बात करेगा, आपके जहन में वो यूनिक रह जाएगी। आपने सबकी यूनिक बातें पकड़ी, अब आपके पास एक यूनिक है। दूसरा एक है, फिर आपकी थिंकिंग उसके लेवल की हो जाती है, आप खुद से बातें करना शुरू कर देते हो। आपको ये तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल पास करो। हमारे पास अभी जिस मरतबा में 2 मरतबा लेट आया था, मैंने आपको बताया था यार इंटरव्यूज चल रहे थे, इंटरव्यू हो गए सब कुछ, वो बंदा चला गया। बाद में जाके हमने उससे पूछा यार ये चीज़ें, हमारे कोर्स आपने देख लिया सब कुछ, अब हमें रिकमेंड करो बच्चों के लिए क्या चीज़ करें। बोले यार आपके बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। हम खुश हो गए। उन्होंने कहा ये भी अच्छा है। उसने कहा एक चीज़ है, सबसे पहला स्टेप पे आप इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। बोला वो वीक है, पहली चीज़। फिर बाकी उसने कोर्स में छोटी मोटी चीज़ें बताई, भाई ये चीज़ इधर ऐड कर दो, अच्छा इस पे ज़्यादा पढ़ा दो, बिजनेस के परसेप्शन से ज़्यादा करो, प्रेजेंटेशंस बनवाओ, प्रेजेंटेशंस रखो। मतलब आपने टॉपिक समझा दिया, हो गया, एक एक टॉपिक असाइन करो, उनको बुलाओ बोर्ड पे, समझाओ भाई ये टॉपिक आपने क्लियरिटी के साथ, एक एक डॉट भी लगाओगे तो समझाओगे ये डॉट क्यों है। और वाकई डॉट का मतलब आपको पता है। आपको पता है जब हम डॉट लगाते हैं तो मतलब चेंज हो जाता है, डेटा टाइप चेंज हो जाती है, इसका मतलब अब वो चीज़ हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो एरे बन गया। समझ रहे हो बात? आपको तो उस एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है। अब कम्युनिकेशन में बच्चे इंटरव्यू नहीं पास कर पा रहे, उसके लिए बेसिक चीज ये है अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना। और कम्युनिकेशन पे क्या इंग्लिश सीखनी है? नहीं भाई, आप खालिसतन उर्दू में बात करो। ये उर्दू भी अलिफ वाला है, आइन वाला नहीं, तो उर्दू में बात करो आप, नो डाउट, नो इशू। बस सिर्फ एक काम कर लो कि जो टॉपिक जाके पढ़ने लगे ना बिल्कुल, हाँ यार एक्सियोस तो क्लियर है, क्लियर नहीं है भाई। सामने वाला बोलते हो व्हाट इज एक्सियोस, ना डेफिनेशन रटी रटाई सुना सकते हो, आपको लगा मैं सर यूज करके दिखा दूं, यही होता है आंसर, सर आता है यूज करके दिखा दूं। यार बताओ क्या है, अभी बताने का है, यूज तो हम करवाएंगे ना, वो तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा ना, तो हम 2 इंटरव्यू रख ही क्यों रहे? हमने ये देखना है आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसे, इसमें कम्युनिकेशन भी मस्ट है। आपके सामने बाहर का क्लाइंट जब होता है, कुछ टाइम की बात होती है, 6 महीने गुजरते हैं, आपको क्लाइंट के साथ लाइव कर दिया जाता है। क्लाइंट यूके का है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, वो वैसे ही पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे ये पाकिस्तानी है, उसको नल्ला है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो सब पता होता है भाई, पी के आए हुए होते हैं। अब बोलोगे सर आप पी के आए हुए तो बनाते क्यों नहीं? भाई वो बिजनेस चला रहा है, उसको बनाने का टाइम नहीं है। मैं अपनी एप्लीकेशन खुद नहीं बनाता, अपने अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट में खुद नहीं बनाता। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वेबसाइट पर, हाँ अगर मैं सामने वाले को बोले यार वेबसाइट बने, वो मुझे टोपी नहीं करा सकता, हम इसमें ये कर लेंगे, मैं बोलूँगा ये नहीं कर लेंगे, मुझे पता है ये कर। तो आपकी, और फिर उससे कम्युनिकेट करना, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी आ चाहिए। वो आपसे पूछ ले भाई इसमें ये चीज़ क्यों नहीं यूज़ की, ये क्यों यूज़ किया है, तो आप उसको समझा सकोगे यार ये ऐसे है, आपके काम के लिहाज से ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आप सब अपने पास लिख लो, टास्क समझ लो इसको, कि आपने अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना है। किस पे काम करना है? स्टेप नंबर 1, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करो। कम्युनिकेशन पर काम करने का मतलब है डेली यूट्यूब की एक वीडियो देखोगे। क्या देखोगे? यूट्यूब पे जाके एक डेली बेसिस किसी भी टॉपिक के हवाले से जाओ, सीएसएस की जाके स्टाइलिंग समझ लो, बस मटेरियल मिलता जाए आपको, डेली बेसिस पे बोलने का आदत बनाओ। रील्स में चले जाओ, अब यूट्यूब पे जाओ एक दिन फारिग हो, यार सर वीडियोस आती ही नहीं है, पता है कैसे आएंगी? आसान तरीका बताया, यूट्यूब पे जाओ, लिखो कोडिंग, कोडिंग आया, एक चैनल सब्सक्राइब 15 20 25 30 चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब यूट्यूब पे जाओ, कुछ बचा ही नहीं, आपके सामने सिर्फ कोडिंग ही आएगी। रील्स पे क्लिक करो, कोडिंग के हवाले से रील्स, कोडिंग मीम्स लगा दो, कोडिंग मीम्स आ जाएंगे, उसको लाइक करना शुरू कर दो। ओपन करो, रील्स पे जाओ, स्क्रॉल करो, बस यही मिलेगा सुबह शाम की। एक बंदा आया टेक्नोलॉजी, और ये कर 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 इतनी आदत बन जाएगी, आप बोलोगे ना उसके हवाले से भी आपके साथ यही होगा। समझ रहे हो? आपके हर चीज में, आपकी हर बोल में टेक्निकल चीज ही आ रही होगी, या टेक्निकल बातें ही आ रही होंगी। मैं घर पर अक्सर चीज़ों के हवाले से बात कर रहा हूँ तो घर वाले बोलते हैं यार ये कंप्यूटर थोड़ी है यार, इसके इस लेवल से बात कर रहा है यार, ऐसा है वैसा है।
खामियां निकालना, आपको समझ आ जाएगी यार मुझे ये हर चीज के अंदर। आपको अभी आपसे पूछे यार ये कैसा है, आप बोलो नहीं सर अच्छी है। आप 10 मिस्टेक इस वेबसाइट में निकाल लोगे, यार इसमें ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, आप अभी नहीं निकाल सकते। आप अब बोलोगे नहीं सही है यार, ठीक है 10 प्रोजेक्ट दिखा दो, ठीक है। वो सामने वाला आपने देखा यार ये चीज़ ऐसे होती, आपको नहीं लगता ये ऐसा, कैसे वो बताते हैं? उसकी वजह होती है वो 10 चीज़ें देख कर आए हुए होते हैं, ठीक है, तब जाके वो आपकी मिस्टेक निकालते। तो कम्युनिकेशन पे काम करना। दूसरा, पोर्टफोलियो कहाँ है भाई आपके, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ बनाया है डिजाइनिंग के हवाले से, कुछ बनाने की कोशिश की आप लोगों ने अभी तक खुद? हम तो एट दी एंड इंशाल्लाह 4 या 5 प्रोजेक्ट्स आपको करवा देंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन अब वो ये भी हो सकता है 5 प्रोजेक्ट हमने सबको करवाने एट अ टाइम देखेंगे, या तो 1 बाय 1, या तो ये होगा कि 5 ग्रुप बना देंगे, 2-2 3-3 बंदों का, हर ग्रुप को लीड कर रहा हूँ मैं, हर ग्रुप में एक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ रखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो प्रोजेक्ट पाँचों के पाँचों बांट दिए जाएंगे। मतलब जो आपने मेहनत की, आपने जो बांटा, वो इनको भी मिल गया। गलत है? ठीक है। एक केस में गलत है सर, मेरा प्रोजेक्ट इनसे बदले बदले में तुम्हें 4 प्रोजेक्ट और मिल रहे हैं, समझे आप सबके पास, और चारों प्रोजेक्ट, हर चीज, पांचों प्रोजेक्ट आपको डिटेल में समझ आ जाएंगे, हर प्रोजेक्ट के ऊपर गेम। और वो हर प्रोजेक्ट ऐसे बना रहे हैं हर फील्ड पे टच हो, कहीं वीडियो के हवाले से टच हो जाएगा, कहीं कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन जैसे होते हैं उसके हवाले से टच हो जाएगा, कोई ई कॉमर्स को टच हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा ट्रेलो या डैशबोर्ड टाइप का होता है उस हवाले से टच हो जाएगा। तो हम इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को टच कर लेंगे ताकि आपको ये बात समझ आ जाए यार ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है भाई। ये तो इसके ऊपर तो हम काम करेंगे। अब आप लोग ये काम एक करो, गूगल पे जाओगे, बिहांस और वेबसाइट्स डिजाइन, इस पर आ जाओ। सिंपल, यहां आने के बाद आप बिहांस पर वेबसाइट्स के डिजाइन आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री के होंगे, जो फ्री वाले हैं आप उन्हीं पर आ जाओ यार, बनाना तो शुरू करो। जैसे बिलफर ये डिजाइन है, ये रहा नीचे इसने डिजाइन बना के दिया भाई, ये रहा डिजाइन बनाओ ये। अब डेटा के ऊपर खुद ही खेल लेना, रैंडमली आप बना देना यार मेरा डेटा ये जो दिख रहा है, अब ये स्टाइल बना लो, पहले बन गया, उसके बाद ये जो डेटा इसको डायनामिक करने की कोशिश करो। मतलब ये डेटा किसी एपीआई से आ रहा हो, किसी बैकएंड से आ रहा हो, बैकएंड इंशाल्लाह तब तक हम सीख जाएंगे, फ्रंट एंड तो आप रेडी करो ना, फ्रंट एंड तो पढ़ चुके हो ना, तो फ्रंट एंड के हवाले से एक्सियोस सारा लगा के मल्टी एक नॉर्मल एरे बना के यहाँ तक ले आओ। ऐसे लैंडिंग पेज, एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। बिलफर्द आपको इस बंदे का अच्छा लग गया यार, ये बंदा सही बनाता है, तो यहाँ आओ, इस पर क्लिक करो, ये रहा, ये मल्टीपल, ये 3 बंदों ने मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये दिखा रहा है, यहाँ जो इसका प्रोजेक्ट्स ये रहे, और भी हैं, ये वेबसाइट भी दी हुई है, ठीक है। इसने कलर भी बता दिए, ये यूज़ किए, ठीक है। जो कलर्स आपको समझ है यार ये कौन सा शेड है यार, इधर आ जाओ, ये देखो इसने यहीं से यूज़ किया हुआ है शेड, इसने सारी चीज़ें बताई हुई। ये रहा, ये इसका वाई फ्रेमिंग है, क्या है वाई फ्रेम, वाई फ्रेमिंग मतलब स्केच फॉर्म में, स्केच पहले बना दिया उसके बाद उसको इस फॉर्म में लाया है। ये डिज़ाइन बना दो भाई, इन डिज़ाइन पर जाओ, वेबसाइट ऐसे क्रिएट कर लो भाई, ठीक है। ये फुटर तक एंड है, ऐसे करके ना वेबसाइट्स बनाओ, कोई 4-5-6 वेबसाइट्स अपने पास जमा करो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो भाई। अब जब तक पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा आगे क्या करोगे? तो अगर आप इतना आगे तक मेहनत करके आ गए हो, इतनी मुश्किल चीज़ को सीख रहे हो, तो आगे जाके अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो यह काम शुरू करो, कम्युनिकेशन पे काम, स्टेप नंबर 2। नंबर 2, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, अपना पोर्टफोलियो आपने क्या करना है, बिल्ड करना है। उसके लिए ये चीज़ें हैं। ये अभी बताने का मकसद ये है कि अभी आपने रिएक्ट ताज़ी ख़त्म की, आपको HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, बूटस्ट्रैप आती है, आपको रिएक्ट आती है, रिएक्ट के ऊपर एप्लीकेशंस बनाना शुरू करो। बिल्ड करना मैंने बता दिया आपको, HTML के थ्रू मतलब गिटअप से रेपो बना के भी आता है, डायरेक्ट बिल्ड भी आती है, तो गिटअप से बना के कोड पुश करते जाओ डेली। भाई डेली बेसिस पर आप टारगेट बना लो कि मैं कम से कम 5-6 कंट्रीब्यूशंस करूंगा गिटअप के ऊपर। कंट्रीब्यूशन समझते हो ना, गिटअप के ऊपर 5-6 बार कोड पुश करूंगा, तो 4-5 बार लाजमी डेली का टारगेट बना दो, एक अलार्म लगा दो, डेली बजे कि आज नहीं किया, आज नहीं किया तो कल करूंगा, आज नहीं तो डेली करना है आपने। जब डेली बेसिस पे करोगे ना, आपको आदत बन जाएगी, फिर आपके लिए बड़े कोड कोई मसला ही नहीं होगा। 10 दिन बाद उठकर आते हैं, 7 दिन बाद आते हैं, 6 दिन बाद आते हैं, वह एक कोड करते चले जाते हैं, उसके बाद होश ही नहीं है। डेली बेसिस पर 5 कोड पुश करने का मतलब है रोज की 5 लाइनें लिखना शुरू कर दो। आज सिर्फ एक नैप बार बनाऊंगा बस, कल उस नैप बार को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करूंगा, परसों नैप बार के नीचे हीरो सेक्शन का स्ट्रक्चर सोचूंगा,
या उसके ऊपर सोचूंगा बैठ के बेशक, या उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करूंगा, हो गया। थर्ड डे उसके ऊपर जो चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं उसको परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा, वो बन गया। उसके बाद फोर्थ डे उसके नीचे वाला सेक्शन बनाऊंगा। ऐसे बनाना शुरू करो। ये नहीं करना यार संडे को तसल्ली से बैठूंगा और करूंगा, वो संडे कभी आता ही नहीं है, हज़ारों संडे गुजर जाते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ अभी पोर्टफोलियो, कम्युनिकेशन स्किल पे काम, पोर्टफोलियो पे काम, ताकि हम आगे आपको रिकमेंड कर सकें 10 जगहों पर। सीवीज आती हैं, सारा कुछ आता है, जॉब्स भी आती हैं ढेरों, लेकिन मसला ये है उस लेवल के बंदे नहीं होते जिनको हम आगे भेजें। उस लेवल का बंदा चाहिए, और उस लेवल का बंदा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करते आप लोग, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपके पास बिहांस है, भरा हुआ है भाई ये डिज़ाइन से, डिज़ाइंस की दुनिया है ये। इसके अंदर आ जाओ, जितने डिज़ाइंस आपको मिल रहे लगाओ। कहाँ गया, बैक जाना पड़ेगा। अच्छा मैंने ओरिजिनल तो नहीं बंद कर दिया यार, आई थिंक मैंने फॉर यू यहाँ आ जाते हैं, ये रहा। अब ये ढेर सारे हैं, वेबसाइट्स के होंगे, एप्लीकेशंस के मल्टीपल हैं, तो इस पर आके ना ये डिज़ाइन लाजमी देख लेना। समझ गए बात? तो अब आप लोग स्टार्ट करेंगे। वो HTML वाले बच्चे, उनको मैंने गाइड किया, वो बच्चों ने शुरू कर दिए प्रोजेक्ट्स, वो बच्चे बना रहे। HTML CSS के बच्चे हैं, वो बना रहे हैं, ऐसे परफेक्ट चीज़ें बना रहे हैं ना। अभी उनका अभी CSS एंड होने वाली है, और उन्होंने क्या लेवल की चीज़ें बनाई हैं, मैं देख के हैरान हुआ। अभी तक का ऐसा बैच मैंने नहीं देखा, इतने सालों में इतने सारे बैचेस पढ़ाकर भी इस लेवल का बैच नहीं है जो अभी है। तो वो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी करें। देख के उनको ज़ाहिर सी बात है मोटिवेशन आती है, मुझे भी। उनकी क्लास में आने से पहले मैं खुद 10 बार चीज़ों को पढ़ कर आता हूँ। मुझे पता है वो 10 किस्म के सवाल करेंगे, और बच्चे तैयारी करके आए, 10 किस्म की चीज़ें पूछते हैं मुझसे, मुझे होमवर्क दे के घर भेजते हैं कि यार ये वाली चीज़ें ऐसे करनी हो नहीं रही है, ये करना है सर, नेक्स्ट क्लास में आना। रिमाइंडर डालते हैं, मुझे मैसेज करते हैं ग्रुप में, सर ये वाली क्लास है, आज क्लास है, ये वाला टॉपिक था, यहाँ ये मसला था सर, ये सॉल्व करके आना। मुझे प्रेशर रहता है यार इनकी क्लास में जाने से पहले पढ़ के जाना है। यहाँ मुझे टेंशन नहीं, मुंह उठाकर आ जाता हूँ, बिना देखे आता हूँ। यहीं आके ऑन द स्पॉट खोल के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, क्योंकि वो सवाल नहीं है। और वो सवाल क्यों नहीं है, वजह यह कि आप खुद भी नहीं पढ़ते ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बने, मैं पढ़ा आपको जो हमारा कंटेंट है वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उनको भी वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उनको कंटेंट से हट के कुछ चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ। वजह यह है कि वो सवाल पूछते हैं, सवाल से सवाल निकलता है, मैं सर्चिंग करता हूँ मार्केट की लेवल का और लाके यहाँ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप इस पर तो काम करो। दूसरा, अपडेट करो खुद को। ये जैसे मैंने बताइए, कितने बच्चे हैं सच बताएं मुझे कि उन्होंने ये इस डॉक्यूमेंटेशन में ये वर्ड पहले देखा हुआ था, ये लाइन। कितने बच्चे हैं वो आए थे यहाँ और उनको इस चीज़ के बारे में पता था? खुदा को मानो, तुम लोग, सोच का मकाम है ना। अगर मैं उनको बोलता फर्स्ट डे ना, वो मुझे खा जाता है पहले 2 क्लासेस में, यार ये क्या है सर, यहाँ तो ये लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन तो करो। हाँ, इनको होश ही नहीं, पढ़ा दिए जो मर्जी है पढ़ा दें। मैं तुमको ऊपर वो लगा के ना, नोट जे लगा के, रिएक्ट की एप्लीकेशन अंदर PHP लिखवा देता, तुम्हें पता ही नहीं जाता। बोलते ठीक है जाने दो जाने दो सर, करवा रहे हैं हम भी कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोगों को पता है। तो कम से कम ये चीज़ें हैं। खैर मैंने ये अब अपडेट का वर्जन, ये वाली चीज़ें क्यों बताई आपको, एक चीज़ ये कि अभी पिछले संडे ना हम लोगों ने एक डेवलपर बुलाया था। ठीक है, काफ़ी वो है, लेवल का डेवलपर है वो, काफ़ी टाइम से इस पर काम भी कर रहा है। उसने बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, सारी चीज़ें की, उसने हमें रिकमेंड किया कुछ। और जैसे UX वाले ने रिकमेंड किया था, डिज़ाइनिंग वाले ने कि भाई ये कम्युनिकेशन पे काम करो, वो डिज़ाइनिंग का था। इसने भी रिकमेंड किया। इसने कहा यार आपके बच्चे सारी चीज़ें ज़बरदस्त जा रही है। इसने कहा आप लोग ये चीज़ें नहीं करवा रहे। जैसे इससे पहले एक था, हमने रिडक्स हम करवाते ही नहीं थे, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को रिडक्स भी पढ़ाया जाएगा। हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने ऐड किया है, रिडक्स भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब ये भी किसी ने रिकमेंड किया था तो हमने इसको ऐड किया। फिर उससे हमने ये पूछा तो उसने बताया यार CRA पे ही बच्चे को काम कराओ सारा, लेकिन वाइट लाजमी डाउनलोड करवाओ और वाइट पे काम करवाओ। एक दूसरा, फिर उसने कहा यार CSS अच्छा है, बूटस्ट्रैप बेहतरीन है, इसी पर सारा काम होता है, लेकिन बच्चों को टेलमेंट भी बता दो, समझा दो कि यार टेलमेंट भी एक CSS है, वो इसी तरीके से यूज होती है। यदि अब क्लासेस सारी खुद पढ़नी है, मुझे नहीं पता टेलमेंट के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, वट एवर मैं नहीं यूज़ करता। खैर क्योंकि मैं अब खुद 6 महीने से, आप या तकरीबन 6-7 महीने से मैं खुद डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो डेवलपमेंट कर रहा होता तो ज़ाहिर सी बात है मेरे नज़र में रहता है। लेकिन टेलमेंट मुझे मार्केट का पता है, अभी टेलमेंट चल रही है। टेलमेंट में क्या अच्छा ये है, कुछ क्लासेज हैं। अब जाहिर सी बात है बैठूंगा यूज़ करने तो क्लासेज याद करनी है। मुझे तो बूटस्ट्रैप की बाज़ औक़ात नहीं याद होती क्योंकि कर नहीं रहा। तो अब लेकिन पता है, आपको पता भी होना चाहिए और आप यूज़ भी कर रहे हो,
एटलीस्ट थोड़ी बहुत टेलमेंट पर भी कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाओ। उससे होगा क्या कि जब आप टेलमेंट भी यूज करोगे ना तो आपको मार्केट लेवल की चीजें पता। कल को आपने सुना यार ये वाली CSS, अच्छा सुन लिया बस ठीक है पता है, अबे जाओ खा जाओ उसको, गूगल पे लिखो क्या है वो, उसको जाके पढ़ो और सारा सर्च करके डिटेल में देखो। तो उसने हमें ये रिकमेंड किया यार ये 2-3 चीजें हैं, ये भी आप बच्चों को लाजमी बताओ। इसीलिए मैंने आपको बताया। और देखो मैं बताने में तो ऐसा था कि मैंने गूगल खोला वन टाइम, जब उसने बोला यार ये करना है, मैंने कहा ठीक है। मैं वाइट पे गया, खुद गेट स्टार्ट पे गया, मैंने देखा अच्छा npm स्टार्ट है ये सारा है। वन टाइम उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी मैंने खुद, तो पढ़ने के बाद उसको उठाया, इंस्टॉल किया, लगा दिया, खत्म, बात चल गई एप्लीकेशन। फिर मैं टेलमेंट पे गया इसी तरीके से, मैंने कहा यार क्लासेस हैं, अच्छा अच्छा ऐसे होता है, उठाया लगाया। फिर मैंने कहा यार इसकी क्लासेस याद करना होगा, गूगल यूट्यूब पे गया, मैंने कहा इसकी क्लासेस याद नहीं होती ना, ज़ाहिर सी बात है। मैंने कहा इसकी ऑल क्लासेस, उसने मुझे एक क्या वो कर दी, रिकमेंड कर दी, एक बहुत सारी 2-4 वीडियो थी, एक वीडियो देखी उसने कहा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, कहानी खत्म। एक्सटेंशन इंस्टॉल की, टेलमेंट की, इंटेलिजेंस की, वो लगाओ तो आगे वो रिकमेंडेशन दे देता है भाई, जो क्लास है तो क्लास याद करना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि यूट्यूब पर ऊपर मल्टीपल जगहों पर कोर्सेज हैं छोटे छोटे, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधे घंटे का, टेलमेंट CSS सिखा रहे हैं। मतलब कुछ मेजर क्लासेस आपको बता देंगे जो जर्नली बहुत ज्यादा यूज होती हैं, लिटरली। और ज्यादा आपको भी बूटस्ट्रैप की क्या पूरी सारी बूटस्ट्रैप याद है? सारी तो नहीं याद होगी, बहुत सारी। मैं बोलूँ बूटस्ट्रैप के अंदर फ्लोट राइट करके किसी चीज को क्लियर फिक्स कैसे किया जाता है, ये नहीं पता आपको। आप यूट्यूब पे जाके लिखो, गूगल पे लिखोगे, वो क्लास देगा और लगा दोगे, ऐसा ही है ना। तो टेलमेंट में भी यही आपको सब याद, लेकिन जर्नल क्लासेस याद होनी चाहिए। तो जर्नल के लिए आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, उसको जाके देख लो, एक ट्यूटोरियल देख लो, टेलमेंट CSS की कहानी भी खत्म। अब आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया आई कैन मेक रिएक्ट यूजिंग CRA एंड वाइट। बढ़ गया ना पोर्टफोलियो में, एक टॉपिक बढ़ गया। अब देखो आपके पास एक CV आती है, बोलता है रिएक्ट आती है, एक कहता है रिएक्ट आती है CRA और वाइट मेथड दोनों से। अब वाइट मेथड के आसमान से निकला, कोई बड़ी चीज थी नहीं, सिर्फ इतने से वर्ड से ना आपकी CV पीछे हो गई, सामने वाले की CV आगे आ गई। यार उसको वाइट मेथड भी आता है, हालांकि है कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज है। मुझे CSS आती है, बूटस्ट्रैप, टेलमेंट CSS, अरे इसको टेलमेंट भी आती है, आपकी CSS पीछे हो गया, आपने सिर्फ CSS और बूटस्ट्रैप लिखी थी। तो अब वो जब जाहिर सी बात है आपने इंटरव्यू दिया, काम करना है आपको, समझ आ गई, कर लोगे। ठीक है, तो इस वजह से इन चीज़ों को देखो, वरना मैं देखा मेरे जहन में ये था, मैंने कहा क्लास में आके खुद करवा दूंगा। फिर आते हुए मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने कहा नहीं इनको देते हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना तो सीखी हुई है, देखते हैं खुद अप्लाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, आप सब ने ये चीज़ यहाँ पे क्या की है, अप्लाई की है। चलो भाई आते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं फटाफट से, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बेसिक है बिल्कुल, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। यहाँ या यहीं बनाते हैं, छोड़ो। अरे यार ये क्या है भाई, मॉड्यूल 2 क्लासेस, खैर हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ CMD ओपन करना है। अच्छा भाई यहाँ जाना है, स्टेप 1 क्या करना है भाई, ब्राउज़र सपोर्टेड, इसके बारे में डिटेल दी है इसने, कौन कौन सा ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है, ये करता है, फलाना करता है, ये डिटेल दी हुई है। अब आओ यहाँ पे, क्या कमांड है, ये कमांड है, इसको क्या करना है, कॉपी करूँ, बोलते जाओ, ठीक है यहाँ कर दूँ पेस्ट। ये क्या पूछ रहा है भाई, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, वाइट का क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट तो इंस्टॉल है, वो तो इंस्टॉल है मेरे पास। देखो नोड मॉड्यूल अलग चीज है, आपको पता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला भी एक चीज है, उसको भी हम अपडेट करते थे शुरू शुरू में जहाँ एरर आता था। ये बोल रहा है भाई ये चीज नहीं है, तो ये भी ऐसे ही करता है, इसको वाई लिख दो या वैसे लिख दो, या ये आप कर दो, इंस्टॉल हो गया। प्रोजेक्ट का नाम बताओ भाई, इसको कुछ भी है, मैं बोलता था बिल्कुल डेमो। पैकेज का नेम बता दो, पैकेज नेम बताया था आई थिंक, जर्नली उठा लेता है। आप कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, देखो व्यू है, रिएक्ट है, हम कौन सी यूज करेंगे, रिएक्ट की, आप रिएक्ट लगा दो। अब ये चीज पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट भी आपको मैं जर्नल फॉर्मूला दे दूंगा कि टाइप स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, कोई मुश्किल नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट में है, रिएक्ट के अंदर एक मसला है, वो ये है कि आपको प्री डिफाइन करना पड़ता है, ओ सॉरी प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता है। एक आपने वेरिएबल बना दिया ए, ठीक है खत्म हो गई कहानी। अब उसमें जाके आप नंबर स्टोर करें, स्ट्रिंग स्टोर करें, कुछ भी करें, कोई फर्क पड़ता है नहीं। टाइप स्क्रिप्ट क्या कहती है, मुझे ये ब्लेंडर नहीं चाहिए, आप क्या डेटा स्टोर करोगे वो मुझे बता दो, पहले आपको डेटा बताना पड़ेगा।
ठीक है भाई, आप इसमें क्या ऐड करने वाले हो, नंबर बताने वाले हो, एक ये फर्क है। दूसरा, वो ज्यादा काम करता है क्लास कंपोनेंट्स के ऊपर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट, इस टाइप के मेथड्स हैं। ये भी बड़े मेथड नहीं है भाई, ये सी के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं ना यूनिवर्सिटी में, इन होते हैं 6 महीने के अंदर उनको ये टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं। बड़े नहीं है आपके लेवल पे, वो अभी भी आपके लेवल पे नहीं है। यूनिवर्सिटी का 4 साल का बच्चा निकला है, उसको रिएक्ट का कख नहीं आता, उसको ढंग से HTML भी नहीं आती है, ये मैं गारंटी देता हूँ। जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आपको जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, क्योंकि वो भी एट अ टाइम एक ही फील्ड चुनता है। यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल में उसने 48 सब्जेक्ट जरूर पढ़े होते हैं, 48 सब्जेक्ट्स, वो आपसे आगे, लेकिन उन सब्जेक्ट में से किसी एक टॉपिक को आगे लेके चला। अगर कोई बच्चा बोलता है मैं अपनी वेब को अपना फ्यूचर कंसिडर करता हूँ, तो वो आपसे आगे नहीं है, क्योंकि उनके वेब के कोर्स के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है। टीचर जावास्क्रिप्ट पढ़ाता ही नहीं, HTML CSS बूटस्ट्रैप भी नहीं टच कराता, भाई यहीं पे प्रोजेक्ट दे देता है, बेटा असाइनमेंट है, वहीं से पेपर देके चेक करके साइन करके दे देते हैं। 6 महीने में उसके साथ 6 सब्जेक्ट और होते हैं पढ़ने वाले, है या नहीं? वो कितनी पढ़ सकेगा? आपके पास तो 6-8 महीने में 10 महीने में एक ही सब्जेक्ट है, ये वाला वेब पढ़नी है आपने, तो आपने जाहिर सी बात है इस सब्जेक्ट पे उससे ज्यादा कमांड हासिल की हुई है। अब टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, इसके ऊपर भी मैं आपको फोकस करवाऊंगा कि टाइप स्क्रिप्ट लाजमी देख लेना। अच्छा, अब ये चीज सर्च कर लो, SWC वाला क्या होगा और इसमें क्या है, ये अब या तो कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे, वहां भी आपको क्लियर पता चल जाएगा यार SWC क्या काम कर रहा है, या फिर इसको उठा के उस पर भी लिखोगे ना गूगल पे, या फिर वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी उसने लाजमी दिया होगा हम जावा स्क्रिप्ट लिखने वाले। अब जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, जो प्रोजेक्ट फिर उसके हिसाब से इंस्टॉल करता है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स क्लास के होते हैं, वो क्लास के हिसाब से बनाएगा। अब स्टार्टिंग में इसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स होंगे, उसमें क्या होगा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होंगे। चल गया। अब इससे हुआ क्या, ये करने से क्या हुआ, कुछ हुआ? पहले बताओ। एक डेमो का फोल्डर है, आओ यहाँ पे, पूरी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। रिएक्ट में क्या था, पहले पैकेज जेसन आता था, ठीक है, उसके बाद आस्ता आस्ता चीजें उसके हिसाब से होती थी। इसने फटाफट से जो है ना सारी की सारी चीजें इंस्टॉल करना शुरू कर दी, धड़ाधड़ दे मारा, सब कुछ आ गया। सिर्फ बाकी क्या है, नोड मॉड्यूल्स। उसके लिए उसने बोला क्या, npm इंस्टॉल, यही दिया हुआ है, इंस्टॉल कर लो, या npm i लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, मैंने CDM यहाँ ओपन किया, CMD इसको बंद भी कर दो, आप यहाँ ओपन कर लो। वो मैंने यहाँ CMD ओपन किया था ना, मैंने वहीं लिख दिया, इसलिए इसके अंदर आके यहाँ पर आपको CMD लिखना है, और क्या करना है, npm i कर दो या इंस्टॉल कर दो, एक ही बात है, वो इसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हो जाएंगे ये क्या, पैकेज इंस्टॉल। बाकी उसने दिया हुआ था इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या है, npm, हाँ, रन स्पेस डेव, ऐसे ही है, ठीक है, तो ये चल जाएगा। और आई थिंक उसमें होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर npm रन बिल्ड, उसमें बिल्ड चलती है, वो बिल्ड बनती है, फिर आपके मोबाइल में चल जाते हैं। बिल्ड क्या होती है कि मोबाइल में चलेगा, उसका आउटपुट कहाँ दिखेगा, मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल में आउटपुट देखने के लिए उसको USB के साथ लगाते हैं, npm रन बिल्ड बनते हैं, बिल्ड लोड होती है, फिर मोबाइल में उसकी स्क्रीन शो होती है, उसका डिस्प्ले। वरना फिर एंड्रॉयड स्टूडियो होता है पूरा एक सॉफ्टवेयर, उस पर जाते हैं, उस पर डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, पूरा मोबाइल आ जाता है, उसके अंदर मोबाइल खुल जाता है, उसके अंदर वो रन होता है। तो दोनों तरीके ठीक हैं भाई, ठीक है। खैर ये अपनी तरफ से इंस्टॉल होगा। इसमें एक चीज चेंज है, सबसे पहली चीज क्या चेंजिंग दिख रही है वो बताओ, सबसे बड़ी चीज। इंडेक्स की फाइल कहाँ है, बाहर मौजूद है इंडेक्स की फाइल, ये यहाँ पर है। अच्छा, और तो यहाँ पब्लिक में क्या है भाई, पब्लिक में एक वाइट नाम की एक फाइल बनी है, और ये क्या है, इसको ऑन करो, ठीक है, ये इसने दे दिया भाई, एक फाइल दे दी कुछ, चल जा भाई, क्या तू तंग करता रहता है मुझे, इसको ओपन करके भी गलती कर देते हम। ये उस पर चल रहा है ना, अच्छा मेरे सिस्टम में ये किया किसने है, मैं हमेशा डिफ़ॉल्ट पर ये रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट एप्स पर आते हैं, और जर्नल यहाँ पर जाके नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्रोम ही है डिफ़ॉल्ट पे, तो यार सब जगह डिफ़ॉल्ट पे क्रोम ही है। हाँ भाई मेरे पास नहीं है ईमेल एड्रेस वगैरह, जा भाई तू अबे जा भाई, बस ये खैर तंग कर रहा है हमें, इसको तंग करने देते हैं। अच्छा यहाँ पर आ गया, इसने मल्टीपल चीज़ें दे दी, इसने हमें ये वाला प्रोजेक्ट बता दिया, आप प्रोजेक्ट में इंटर हो जाओ, फिर npm इंस्टॉल करो, npm रन। अब ये यहाँ इसके बारे में सब डिटेल से लिखा हुआ है।
index. One thing you may have noticed is that a wide project index.html is in front and central instead of being inside of public के फोल्डर में नहीं है ये इसके अंदर बाहर बनाई गई है पहला है. दिस इज intentional during development. White is a server and index.html is the entry point. अच्छा मेरे पास स्क्रीन बंद हो गई. एंट्री पॉइंट टू योर एप्लीकेशन. अब बता रहा है कि भाई वाइट एक सर्वर है, पब्लिक के अंदर हमारी क्या होती है, ये चल रही होती है. अब वो सर्वर क्या करता है, ऑटो डिटेक्ट करेगा index.html की फाइल को. जैसे नोड में भी था, हम index.html बना देते थे पब्लिक में और सोर्स के अंदर index.js बनाते थे. अब आपस में कनेक्ट किया ही नहीं होता था, फिर भी इसका कोड उसमें चल रहा होता था. वजह क्या थी, सर्वर डे. अच्छा, इसका सर्वर रखा गया पब्लिक के अंदर कि जब फाइल बिल्ड बने तो सबसे पहली क्या चीज ऑन हो, इसका सर्वर ऑन हो. जब सर्वर ऑन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज होगी, हमारी पब्लिक की फाइल वो खुद चलेगा. पब्लिक मतलब ये इंडेक्स की जो फाइल है वो ऑटो चलाएगा. ये जिसने यहाँ पे खैर दी हुई है, आते हैं यहाँ, तो ये दिया हुआ है. उसके बाद ये इंडेक्स की फाइल है. अच्छा, यहाँ एसआरसी में आ जाऊं तो सब कुछ वैसा ही है, एक फाइल चेंज है. ऐप CSS है, ऐप JSX है, इंडेक्स CSS है. यहां index.js नहीं दिया उसने, man.js दी. नेमिंग चेंज है बस, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारा काम एक जैसा है. ठीक है. ये अब बताने वाले कहते हैं कि वर्किंग इसकी जो है ना उससे 100 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि जो फाइल लोड होने वाली होती है ना, ये पहले अपने पास लोड करके इसका सर्वर वाइट का चला देता है, आपको रिजल्ट में इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर जो चीज़ है वो दे देता है. उसमें क्या थी, इंडेक्स डॉट फाइल HTML की खुद लोड होती थी, वो पहली फाइल भी लोड होने में टाइम लेती थी. इसमें क्या है वही रिएक्ट का प्रोजेक्ट, नोड मॉड्यूल सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा सर्वर ऐड कर दिया गया जो पहले ही इंडेक्स की फाइल में जो कुछ है वो रीड करके रख लेता है अपने पास. जैसे ही नोड मॉड्यूल लाइव करता है वो रिजल्ट दे देता है. आपने देखा होगा पहली रिएक्ट की एप्लीकेशन बहुत टाइम लगाती है लोड होने में, ये उसके मुकाबले क्या है, फास्टर है. अच्छा, यहाँ आते हैं. खैर, अरे यार ये एक तो पता नहीं क्या बकवास है, मेरे पास नहीं है भाई पासवर्ड. बहुत तेज है यार ये. वैसे तो क्लोज वहां से भी हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा. एंड करो भाई इसको, हो गया. अच्छा, और कोई चीज़ ऐसी, ठीक है, ले भाई ये यहीं अटका हुआ था. ठीक है भाई, ये इंस्टॉल हो जाएगा. अब आते हैं यहाँ, और हाँ ठीक है, ये अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको देख लेना. इसमें भी CLI वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन CLI का ताल्लुक हमारे इससे नहीं है. बाकी चीज़ें इसके अंदर एज इट इज़ हैं जैसे रिएक्ट के अंदर है, बिल्कुल सामने. बाकी है रिएक्ट है, ओवरऑल रिएक्ट की तरह ही काम करेगी. अब एक और चीज़ आपके पास, एक नई चीज़ मैंने और बताई, वो क्या है, टेलमेंट CSS. अब वाइट में कर रहे हो, वाइट में कर दो, रिएक्ट में कर रहे हो, रिएक्ट में कर दो. ठीक है, वाइट ही दे दो डायरेक्ट, रिएक्ट दे दोगे. उसमें ना एक आता है CRA वाले मेथड के अंदर कह रहा. अब आ गया ये, इसने दे दिया क्रिएट योर प्रोजेक्ट इंस्टॉल. ये रहा, पहले अपना प्रोजेक्ट बना लो, उसके बाद इसके अंदर ये इंस्टॉल करनी है आपने. ठीक है, ये कमांड है, अंदाज़न उठाओ, इसको कॉपी पेस्ट करो. उसके बाद टेलवेंट की फाइल के अंदर आपने टेलवेंट कन्फिग की फाइल उसके अंदर मौजूद होगी. हमारे ये जो अभी अपने वाइट की एप्लीकेशन डाउनलोड की ना, उसके अंदर आपने क्या करना है, कंटेंट में ये कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर डालो, क्योंकि हमें पता चले यार हमारी इंडेक्स की फाइल के अंदर ये काम चल रहा है. रूट दिया हुआ है और JS की भी. अब आते हैं यहाँ, ऐड द डायरेक्टिव्स ऑफ CSS. अब CSS के अंदर ये डायरेक्टरीज ऑन कर दो कि भाई, अच्छा ये @ लगा हुआ है यार, ये डायरेक्ट कैसे पहचानेगा, ये कौन सी फाइल थे, कहाँ है ये फाइल्स, कहाँ है ये फाइल, कहाँ मिलेंगी, ये कौन बच्चा बताएगा, ये कहाँ से आ रही है, मॉड्यूल से आ रही है, कैसे पता. हाँ, शुरू में @ लगाया हुआ है. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वहाँ जाके भी @ हर चीज़, मॉड्यूल्स के अंदर एक पूरे फोल्डर्स बने हुए @ नाम लगा के. ठीक है, अब देखो यहाँ पर नहीं फंसना. हालांकि ये कोई बड़ा क्वेश्चन है, वो आपको ऐसे ही जर्नली कोई खोल के दे दे, बोले यार ये कहाँ से आई है, आपको पता ही नहीं हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पे काम करो. @ लगाया हुआ है तो यार ये नोड मॉड्यूल से ही आ रहा है, और बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई. पीछे इसको इंस्टॉल किया है ना, तो मॉड्यूल्स में पड़ा हुआ है. ठीक है, ये आपने लगा दिया, ये चीज़ आ गई यहाँ पर. उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट रन किया, चल गया, उसके अंदर ये CSS लगा दी. इसके लिए CSS डॉक्यूमेंटेशन है. अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, यहाँ आओ भाई, इसके आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे मल्टीपल.
कंपोनेंट अब बूटस्ट्रैप के अंदर भी होते हैं, हमने देखे हुए, इसके अंदर भी होंगे, कार्ड्स होंगे, बटन्स होंगे, हीरो सेक्शन दिया हुआ है, फीचर सेक्शन दिया हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। इन पर आ जाओ, ये इनकी आई थिंक पूरी वो दी हुई होगी, कंपोनेंट्स टाइप के बना के दिए होंगे। गेट इन टच, लेट्स सी, इसका कोड यहाँ दे दे, गेट द कोड। ये तो पैसे मांग रहा है, एक मिनट यार, फर्स्ट वाले पे नहीं मांगता, वैसे तो किसी पे भी नहीं मांगता यार, आई डोंट थिंक सो के। अच्छा, npm इंस्टॉल शीट, यार ये दिया हुआ है, या तो ये लगा दो, थीम दी हुई है, इसका कंपोनेंट, वन सेकंड यार, कंपोनेंट्स पर आते हैं। बटन ऐसे क्यों दे रहा है? गेट स्टार्टेड पे ये पैसे क्यों मांग रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। कहाँ पे दिया हुआ है दोबारा? गेट द कोड पे फिर पैसे मांग रहा है। हाँ, बस ये एक ही पे नहीं मांगता, बड़ा तेज है यार, ऐसा तो हम खुद बना लेंगे। अच्छे वाला कोड ही तो देना था, जो देने का है वो दे नहीं रहा, जो नहीं देने का है वो दे रहा है। हाँ ये रहा, ये तो दे दिया, लेकिन ये पहला कोड दिया वैसे। चलो खैर, जो आपको डिज़ाइन मिल रहा है फ्री का वो यूज़ कर लो। बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ों का भी है, तो हीरो सेक्शन है, फीचर सेक्शन में आ जाओगे, यहाँ पर भी होगा, इसमें भी पहले का नहीं मांगेगा, पहले का कोड दे दिया। बाकियों का आई थिंक ये कोड में, हाँ इसका भी दे रहा है, नहीं ये है, ये जो जितने भी बेहतरीन लग रहे हैं, जो अच्छे वाले हैं, वो पैसे मांग रहे हैं। खैर छोड़ दो, ये आ गई, तो यहाँ से आप इसके कंपोनेंट्स बने बनाए उठा सकते हो। ये हो गया, कहाँ है देखें यार, ये कहाँ पहुँचा है, ये तो बिल्कुल मर ही गया है, ये तो मर ही गया है, बंदो भाई, CMD, चल भाई जल्दी हो जा। NPM कर दिया, NPX तो नहीं था, NPM ही है, हाँ ये हो गया। तो बस ये आ गया, आपने ये इंस्टॉल कर दी टेलविंड, और इसके लिए वो एक्सटेंशन है, क्या नाम था उसका, टेलविंड, गूगल पर आते हैं, टेलविंड एक्सटेंशन VS कोड, नाम शाम दे देगा। हाँ इंटेलिसेंस, ये रहा, ये नाम दे दिया, ये रहा। बस जो चीज़ समझना है, गूगल जिंदाबाद है भाई, जाके इस पर लिखो, वो आपको बता देगा यार ये है, इसको जाके लगा दो, बस सिंपल। ये अब आपने इस नाम की एक्सटेंशन आपने हसन ने निकाल के भी दी थी, ठीक है, वो आपने इंस्टॉल करनी है, वन टाइम ये ऑन हो जाए सिर्फ। ये बहुत टाइम क्यों लगा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है भाई। आप इसको बाहर से भी चला सकते हो, वरना आप आ जाओ यहाँ CMD, ये नहीं सॉरी, इससे चलाते हैं हम। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। यहाँ आते हैं, और ये हमारी SRC की फाइल है, app.jsx पर आते हैं, कंपोनेंट्स बाकी सब कुछ वैसे ही बनेगा जैसे वो था। अब ये कुछ बना बनाया इसका कोड है, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, अगर मैं इसको ये करूँ, ये किसने बनाया है, npm run dev, होस्ट दे दी ये इसने। अच्छा, और नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि ये जो है ना, अपनी होस्ट दूसरे उस पर चलाता है। अब इसका एक और डेमो भी बताता हूँ। रिएक्ट के अंदर आपने एक चीज़ देखी है, अगर आप एक एप्लीकेशन चलाओ तो चलती है, दूसरी एप्लीकेशन चलाओ तो वो एक चीज़ कहता है, क्या भाई ऑलरेडी इस नेटवर्क पे चल रहा है, ये चेंज करके दे देता है आपको। जो आप नई वाली चला रहे हो ना, पिछली को बंद करके आपको दे देगा, भाई जो आपने अभी चलाई है वो दे देगा। खैर इस पर आते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, इसने ये दे दिया वाइट प्लस रिएक्ट की ऐप, ये आपके सामने रिएक्ट ऐप बना दी इसने। वो बाकी बिल्कुल सिंपल जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही है। इंडेक्स की फाइल की जगह man.jsx पर आ जाओ, और मज़े की चीज़, और मज़े की चीज़, मैन
डॉट JSX, वहाँ पे क्या होता है मैन डॉट JS। तो बस यहाँ पर ये भी है कि इसने JSX की फाइल इसके साथ अटैच की, बाकी सब वही है, डॉम क्रिएट रिएक्ट डॉम फिलाना, क्लाइंट से ही डॉम को ला रहा है, सब चीज़ें सेम है, एज इट इज़ है, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। बस अब अगर कोई आपको ये बोले यार मुझे वाइट पे एप्लीकेशन बना के उस पर वर्किंग करनी है, नो डाउट सिंपल वैसे ही होगा जैसे ये चल रहा है, सारी चीज़ें वही हैं। वो छोड़ो, आपको मैंने वो स्निपेट्स बताए हुए हैं ना, यहाँ पर वो स्निपेट्स भी चलेंगे। अच्छा एसेट्स देखो अलग से बनाए मैंने, यहाँ आ जाओ आप, बिलफर में एसेट्स मैंने यहीं बना देता हूँ SRC में, डेमो डॉट JSX RAFCE कर दो, एज इट इज आ गया। कोई कोड में फर्क है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, ये जैसा वो चल रहा था एज इट इज ही चलेगा। यहाँ आ जाओ इसके app.jsx में, ये आ गया आपके पास सिंपली कोड। तो आप यहाँ पर ये कोड है इस पर यूज, वरना इस पूरे को मिटा दो यार, RAFC RFC है भाई, RFC, ये आ गया आपके पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पर। अब बाकी कंपोनेंट जैसे वो चल रहा था, ऐप इज WR क्या है, वर्किंग वर्किंग ऐप इज वर्किंग, ठीक है भाई। तो इसमें कोई वहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अच्छा अब एक और चीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, इसको हम फ्रेगमेंट पे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये खाली वाले को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट। अब टेलवेंट लगानी थी, टेलवेंट लगाते हैं भाई। यहाँ आने के बाद देखो दे रहा है व्यू जैस के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, यहाँ पर ये न्यू आया है, मैंने खैर इसको अभी तक देखा नहीं है, ये इसके अंदर ऑप्शन ऐड हुआ है। जब लास्ट टाइम मैंने जब टेलवेंट इनिशियली देखी थी खाली, तो उसके अंदर ये 2 ऑप्शन थे, ये अभी कोई नया आया होगा, इसको भी देख लेना यार वन टाइम जाके, ये क्या है इसके बारे में सर्च कर लो, ये कौन सा फ्रेमवर्क होगा किसी ना किसी का, ठीक है, गूगल पे ले जाना वन टाइम देख लेना। ये व्यू जेस तो काफ़ी पुराना है। यहाँ पर आ जाओ, अब ये आ गया क्रिएट योर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट बनाओ, बना दिया भाई, ये इंस्टॉल करो, डिट्टो कॉपी मारो इसको, आओ यहाँ पर ये लगाओ और कंट्रोल शिफ्ट न्यू खोल लो भाई, हाँ भाई पेस्ट कर, इंस्टॉल, एक इंस्टॉल करेगा ये टेलवेंट, ये इंस्टॉल कर ले, फिर आओ ये जैसे इसने बोला हुआ है यहाँ आओ, और 1 मिनट, ये दी है वाइट कॉन्फ़िग में दिया हुआ है ना, नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ पहले सॉरी ये इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद ये एक फ़ाइल यहाँ पर खुद क्रिएट हो जाएगी जिस फाइल के अंदर आपने ये करना है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका दूसरा पार्ट नहीं इंस्टॉल हुआ, हाँ मेरे पास ये वाली फाइल नहीं इंस्टॉल हुई, ठीक है, तो इसको भी इंस्टॉल करते हैं। आ गई, ठीक है, टेलवेंट ये जैसे ही हुआ तो मेरे पास ये आ गई, इसके अंदर आते हैं, ये बोल रहा है ये रहा खाली है। कंटेंट में क्या है, कंटेंट में कह रहा है भाई ये चीज़ें ऐड करो, कि भाई कैसे प्रोजेक्ट आपका काम करे। एक ऑब्जेक्ट है एरे के अंदर, सॉरी ये है एरे बनाओ, इसके अंदर जाके ये वाला ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दो, ठीक है भाई। ये आपके पास सिंपली ये चीज़ आ गई, एक ऑब्जेक्ट है उसमें ऐसे एक एरे बना दिया है जिसका एक कंपोनेंट ये रहा, ठीक है, इंडेक्स का, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये रहा, सही है। यहाँ तक कोई मसला? तो खैर ये हो गया। अच्छा TSX JS TS JSX TSX, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन, टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन, सिंटैक्स एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये तीनों इसके लिए है, ये जो वर्ड इसने दिए हुए, ये भी हो गया, और मैंने सेव किया है, हाँ सेव हो गया, और वट एवर जो भी था, यहाँ आते हैं ये, उसके बाद बोल रहा है भाई ये उठाओ CSS के अंदर ऐड कर दो, यहाँ आओ index.css। अच्छा जो मेजर फाइल है आपकी पूरी, उसमें लगाने के लिए किस में यूज़ करना पड़ेगा, ये बाकी सब हटाता हूँ मैं, सिर्फ ये लगा देता हूँ, मेजर CSS की जो फाइल है उसके अंदर ही है। अच्छा ये फाइल जिसमें पेस्ट कर रहे हो, एक बात याद रखना, ये कनेक्टेड होनी चाहिए, ये वाली जिस फाइल में मैंने ये पेस्ट किया ना CSS की फाइल है, वो CSS की फाइल कनेक्ट होनी चाहिए आपकी इंडेक्स या ऐप से, लाजमी ऐप या इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिएक्ट होनी चाहिए। वजह यह है कि आपको पता है इंडेक्स मैन अब और index.html ये फाइलें जो होती हैं क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं हमारे पास उससे, नोड मॉड्यूल से, तो उन्हीं के अंदर @ से ये पहचानेगा। अगर आप रैंडम अपनी एक फाइल बना देते हो, साइड पे बना के फेंक देते हो, उसके अंदर @ लगा के ये लिख देते हो, उसमें नहीं चलेगी ये वाला काम नहीं करेगा। तो ये इंडेक्स की फाइल ऑटो इसलिए बनी होती है, पूरी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रही है। तो अब ये पूरी एप्लीकेशन में आप कहीं पर भी ये चीज़ क्या कर सकते हो, यूज़। रन हो गया, बस चलाओ अपना प्रोजेक्ट पे काम करो। ये एक दिया हुआ इसने, उठाओ इसको, कॉपी करो, यहाँ ला के पेस्ट कर दो फर्स्ट में, पहला चलाने के लिए चल गया। अच्छा और 1 मिनट,
हमारे पास एक ब्लेंडर है, क्लास नेम H1, क्या चीज़ ऐसी है जो रह गई है? 1 second, let me check this project. Everything is fine. एक मिनट यार, इंस्टॉल। अच्छा एक ये भी है यार। 1 second, मे बी मैंने मेन फाइल में चेंजिंग की, इंडेक्स की फाइल में, तो भी हो सकता है। इसको वन टाइम चला कर देख लेते हैं। कंट्रोल/, भाई ये लाओ, आप बंद करो, Ctrl+C/Y, लेट मी चेक, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई, चल गया ये, सही है, ओके हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास नॉर्मली चल गई है। अब बात आती है इसकी क्लासेस। ठीक है, अब एक तो गूगल पे जाके ख्याली रैंडमली देख लेते हैं, क्लास टू सेंटर टेक्स क्या है? टेलविंड CSS क्लास टू सेंटर क्या देता है भाई? टेक्स अलाइन के नाम से इसने दिए, सारी प्रॉपर्टियां पास कर दी। ठीक है, टेक्स लेफ्ट है, टेक्स सेंटर है, इसको आओ कॉपी करते हैं। और ये मैंने जैसे ही लिखा पूरी इसने डिटेल दे दी, सारी चीज़ें A to Z। कॉपी कर, और कहाँ जा रहे थे, कहाँ थे हम? हाँ, दैट्स द पॉइंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लियर, खत्म हो गई कहानी। आपको टेलविंड CSS आ गई, बस। अब नहीं सर ये चीज़ सीखनी भाई, अब मैं आपको टेलविंड CSS पूरी नहीं पढ़ा सकता, जैसे बूटस्ट्रैप पे 2 या 3 क्लासें लगा के हमने बूटस्ट्रैप सीखी। अब यहाँ आओ, इसके अंदर जो भी चीज़ आपने सीखनी है ना, यहीं से सीख लो। ये टाइपोग्राफी सारी चीज़ें दी हुई हैं, बिल्कुल डार्क मोड के लिए इसने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। ये रहा, यहाँ जब फ्लैक्स दिए, ग्रिड है, दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हो आप। बूटस्ट्रैप भी लगा दो, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाओ जो क्लासेस उसकी हैं, लेकिन ये है कि देखना पड़ेगा कि कोई क्लास उसकी कन्फ्लिक्ट ना कर रही हो, मे बी। ये वन टाइम देख लेना। इसके ऊपर वैसे सर्च करने वाली चीज़ है, इसको चेक कर लेना वन टाइम, यूट्यूब या गूगल पे, कि भाई दोनों अगर मैं एट अ टाइम लगा दूँ तो क्या इससे इफेक्ट आ सकता है। गुड है, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, सामने वाला बंदा पूछे एक ही प्रोजेक्ट में आप बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों लगा दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बस ये हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट है, 2 CSS की फाइल लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, अगर उसमें 2 CSS में सेम नाम से 2 क्लासेस बनी हुई है, अब कौन सी फर्स्ट पे रीड करेगा, ये डिपेंड कर सकता है। डॉट टेक्स्ट सेंटर के नाम से 2 क्लासेस हैं, एक बूटस्ट्रैप की और एक ये। अब वो लाइन बाय लाइन वाला मेथड होगा। अगर आपने HTML में लगाई होती तो जो आखिरी वाली होती वो लग रही होती। अब इंस्टॉल की है उसके हिसाब से वो क्या उठाता है, वो ये कोई जर्नली नहीं बता सकता यार इंस्टॉल पे किस हिसाब से पहले उठाएगा। मे बी टेलविंड उठा ले। अगर सीक्वेंस बताऊं तो वो क्यों, क्योंकि टेलविंड T आता है। अगर वो नोड मॉड्यूल्स में आपने देखा होगा अक्सर चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली लिखी होती हैं, तो जो अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो रीड करता हुआ आएगा, T पे आएगा तो टेलविंड वाली क्लास लगाएगा, ना के बूटस्ट्रैप वाली। सही है, बाकी चीज़ों पर इतना ज़्यादा कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देख लेना, इसके ऊपर सर्च करने वाली चीज़ है। टेक्स्ट जस्टिफाई, वो टेक्स्ट के ऊपर होता है। अब देखो इसने सारी दी है, मैक्स विड्थ, हाइट, विड्थ, पता नहीं किस फॉन्ट्स के हिसाब से दिए, फॉन्ट फैमिलियाँ दी हैं लगाने के लिए, स्टाइल लाइन हाइट दी हुई है, डेकोरेशन दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है, कंटेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट दिया है, बैकग्राउंड पोजीशंस दिए हैं, सबको बॉर्डर्स दिए हैं, बॉर्डर रेडियस है, ये रहा, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर विड्थ है, ये दिया है, बॉर्डर बूटस्ट्रैप भी है पूरी की पूरी। तो ये आप लगा दोगे। समझ गए बात, पढ़ लोगे अच्छे से, इसको पढ़ लेना एक दफ़ा बस। टेलविंड से भी जान छूट गई, रिएक्ट के ऊपर वाइड भी पता चल गई। अब आप बनाओगे तो नॉर्मली किसके ऊपर, CRA पे ही। ठीक है, CRA पर ही काम करना है। ठीक है भाई, इस प्रोजेक्ट को कर देते हैं हम क्लोज। चलो भाई, छुट्टी हो गई आपकी, ये वाले काम थे, जान छूट गई। टेलविंड साहब बाय बाय, टाटा। हाँ, अब आते हैं अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पर जिस पर हम काम कर रहे थे। किस वाले पर थे अब मुझे बता दो। सोशल मीडिया पर थे, क्या हुआ रिस्पांस एनी उसका? हाँ, बात की है, क्या कह रहे हैं?
यार थोड़े से आगे आगे आ जाओ बच्चे दोनों, आप भी बस ऐसे ही आ जाओ आगे। स्क्रीन तो मेरी ही चल रही है, वो ऐसे पिक्चर ले लगे 500 बच्चे बैठे हैं। अच्छा अब आते हैं यहाँ पब्लिक सोर्स। हम क्या कर रहे थे इसको वन टाइम देखना पड़ेगा। कौन कबीर? कबीर नहीं, अयान। कबीर ऐसे ही बदनाम होता रहता है, हरकतें अयान करता है, बदनाम कबीर होता है। अबे यार ये एक बड़ा ब्लेंडर देता है, देखा है? CLS प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं है, नोड मॉड्यूल इंस्टॉल किया था इसके अंदर क्या? हाउ इज इट पॉसिबल यार, इसमें तो मॉड्यूल इंस्टॉल थे। मैं कौन सी वो चला रहा था, ये चला रहा था। अच्छा वो क्लोन किया था मेरा ख्याल है। कंट्रोल C CLS। अच्छा अब एक्सियोस लास्ट टाइम देखा था। व्हाट इज एक्सियोस, क्या होता है? एनीबॉडी? API? व्हाट इज एन API? API क्या होती है जी? जो वन बाय वन बता दो, जिसको समझ आ रहा है हैंड रेज करे और बताए। व्हाट इज एन API? व्हाट इज API? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये तो फुल फॉर्म हो गई, फुल फॉर्म हो गई। यार आप बता रहे हो बाइक क्या होती है, अपनी भी हम यूज कर सकते हैं और साथ वाले से लेके भी इस्तेमाल। ये नहीं, एपीआई क्या है? आपने जो मिसाल दी, देखो आपने मिसाल दी, एपीआई वो होती है जो हम अपनी भी बना सकते हैं और साथ वाले की भी यूज कर सकते हैं। खाना हम अपना भी बना सकते हैं, साथ वाले से लाके भी खा सकते हैं। अब खाना क्या था, क्वेश्चन मिस हो गया। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं समझा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन जो आपने किया ना वो ये, अब इसमें समझ नहीं आया कि खाना क्या था। असल मेरा क्वेश्चन था खाना क्या है। अगर एक्सप्लेन कर सकते हो दोबारा ट्राई करो, नो इशू। एपीआई जी, हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। जी जी, वर्ड्स पढ़ो, वर्ड पढ़ो उसको, फुल फॉर्म पढ़ो। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एक्सप्लेन करो अपनी बात को। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। अभी किसी को एग्जांपल याद आई है? वन टाइम में रिपीट कर दूं या याद आ गई है? एपीआई है, जबरदस्त, शाबाश। देखो सिंपल मैंने बताया आपको कि एपीआई है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। एप्लीकेशन का इंटरफेस, यार इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कितना प्यारा है, इसका नहीं है प्यारा? वैसे कह रहा हूँ, बिल फर्ज यार इजी पैसा की ऐप का अच्छा है, यार सादा पे की ऐप का अच्छा है, या मीज़ान बैंक की ऐप का अच्छा है, यार फेसबुक का इंटरफेस अच्छा है। ये कौन से इंटरफेस की बात हो रही है? यूआई की, यूआई वाले की। यूआई मतलब यूजर वाले इंटरफेस की है। अच्छा एपीआई का क्या मतलब है? एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस। एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस, भाई नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपकी प्रोफाइल आ रही है। अब ये नाम और प्रोफाइल तो आपको दिख रही है, प्रोग्रामर को क्या दिख रहा है? प्रोग्रामर अच्छा 50 यूजर हैं, ठीक ठीक, एरे प्रिंट हुआ है। अच्छा हर यूजर का नाम है, पिक्चर है, ऑब्जेक्ट बना होगा और सब्जेक्ट में ये होगा। अच्छा हर पोस्ट के नीचे कमेंट्स हैं, कमेंट्स के उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे चला होगा, जितना बंदा आके कमेंट कर रहा है वो उसमें पुश हो रहा है। मैं एज अ प्रोग्रामर अगर कोई सामने पोस्ट देखूंगा तो मेरे जहन में तो यही चीज चलेगी कि एक पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर एरे है, एरे के अंदर वो सारी पोस्टें प्रिंट हुई हुई है, हर पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा डाला हुआ है वो है, फिर नीचे कमेंट्स है, तो कमेंट का एक एरे है, जो भी बंदा आके एक कमेंट करता है पुश हो जाता है। इसी तरीके से उसमें एक लाइक्स का एरे है, जो भी क्लिक करता है लाइक्स हो जाता है। उसके अंदर एक व्यू का एरे है, जिसके भी इस स्क्रॉलिंग से गुजर जाता है, वन टाइम किसी यूजर ने उसको व्यू कर लिया, वो भी कैच हो गया। वन टाइम किसी स्क्रीन से गुजर गया, वो भी क्या व्यू हो गया। ठीक है, और व्यू पे कंडीशन लग सकती है, जो इस पे क्लिक करे प्ले करे 3 सेकंड तक वो आप लगा सकते हो
कि भाई जब क्लिक किया टाइमर चलेगा 1 2 3, इस फंक्शन को क्लिक करने के 3 सेकंड तक अगर यहाँ रहा पॉज नहीं हुआ ये तो काउंट कर लिया जाएगा, वो काउंटिंग 1 2 3 बढ़ जाती है। तो हर एक का लाइक्स का एरे अलग होगा, शेयर का अलग होगा, कमेंट का अलग होगा, लेकिन ये सब के सब किस में होंगे, पोस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में। और मजे की चीज, पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, पोस्ट नाम का भी एरे होगा। क्यों? पोस्ट नाम का असल में हर, देखो पोस्ट के एक पूरा एरे होगा जिसमें सारी पोस्ट आ जाएंगी जितनी आपने पोस्ट डाली पहले, लेकिन हर पोस्ट खुद एक ऑब्जेक्ट होगी। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कमेंट्स एरे होगा, लाइक्स एरे होगा, शेयर एरे होगा, व्यू एरे होगा। समझ गए बात? ठीक है। अब बैक पर आते हैं। पोस्ट से ऊपर क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, खुद यूजर होगा, है ना, यूजर होगा। मे बी कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट होगी, यूजर है यूजर। अब यूजर से ऊपर क्या होगा, एरे होगा। तो एरे में ऑब्जेक्ट यूजर, यूजर के अंदर एक एरे पोस्ट, पोस्ट के अंदर हर एक पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर उसके अंदर एरेस हो सकते हैं। अब मे बी मल्टीपल, उस कमेंट के अंदर कुछ और हो सकता है, कमेंट्स के अंदर भी एरे हो सकता है। मतलब एक कमेंट आपने कर दिया, एक बंदा आया आपके कमेंट के नीचे प्राइवेट कमेंट कर दिया। एक तो कमेंट्स चल रहे होते हैं जर्नल, एक कमेंट का रिप्लाई में कमेंट होता है, क्लिक करो व्यू मोर, उसके अंदर दिख रहा होता है, नेस्टेड कमेंट्स होते हैं, उसके लिए नेस्टेड कमेंट का एरे होगा। मतलब एक बंदा आगे कमेंट किया, पुश किया, तो वो अब उस स्पेसिफिक पार्ट में पुश होना चाहिए। तो ये पूरा है। कैसे जेसन कितना काम आ रहा है, ये जो डेटा चल रहा है ना, जिसके जहन में ये डेटा आ रहा है, ये असल में बैकएंड का काम है। ये है एपीआई, ये है एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस। मतलब मैं इसको देखूंगा, आपको क्या दिख रहा है, नैप बार नहीं, मुझे डिव दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, H1, मुझे यार कोई टैग दिख रहा है जिसके अंदर ये लिखा गया, मे बी पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी, वो मैं इंस्पेक्ट करूंगा पता है। मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड दिख रहा है, ये चीजें दिख रही हैं, लाइन बाय लाइन दिख रहा है। मुझे एक कंपोनेंट दिख रहा है होम का, ऊपर से जैसे आ रहा हूँ मैं, यहाँ आया साइनअप पे, मुझे पता चला आपने कहा साइनअप का पेज है, मैंने कहा साइनअप का एक कंपोनेंट लोड हुआ है क्योंकि रिएक्ट की वेबसाइट है, एक फॉर्म का पेज यूज हुआ है, एक सेंटर का टैग यूज हुआ है जिसमें H1 या कुछ भी टैग है वो आया है, 3 इनपुट्स यूज हुए हैं, इनके अंदर प्लेस होल्डर्स यूज हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। समझ रहे बात? फिर डेटा जो आ रहा है, डेटा के ऊपर जो गेम चल रहा है, वो असल में एपीआई आ रही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? तो कभी भी कोई पूछे ना, जर्नल एग्जांपल देके बता देना कि भाई ये जो यूआई है ना, यूजर इंटरफेस, आप एक बंदे को जर्नल ऐसे दिखता है, चाहे चाहो इन अल्फाज को रट्टा लगा लो क्लास से बाहर जाके, या नहीं, बंद करो फटाफट से। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई एपीआई क्या है, इंटरव्यू लेवल पे पहले बताता ना, एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। वो जो एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इससे मुराद, बोले आप एक एप्लीकेशन उठा लो, किसी भी जर्नल एप्लीकेशन, बिलफर्ज आप उठा लें, फेसबुक उठा लें, फेसबुक पे आप देखते हैं यूजर को दिखती है यूआई, यूजर इंटरफेस। हमें क्या दिखता है, सामने एक पोस्ट आई, तो अब अगर मैं प्रोग्रामर हूं, मैं एपीआई को जानता हूं, तो एपीआई वो जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट का जो भी डेटा बैकएंड से आ रहा है वो एपीआई है। वो कैसे, मतलब ये जो है मैंने देखा है, पोस्ट है तो एक यूजर होगा जिसका एरे होगा, यूजर्स का एरे, उसके अंदर एक यूजर खुद ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे होगा पोस्ट नाम का, उसमें कोई पोस्ट क्रिएट होगी। ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना, सामने वाले को पता चल जाएगा इसको एपीआई अच्छे से पता है। आपने एग्जांपल भी दे दी, अब वो समझ गया कि अगर मैं दूंगा भी तो ये चीज बना भी लेगा, जब इसको डॉट डॉट करके सब पता है तो। समझ गए यहां तक बात? कोई मसला तो नहीं? ये आपके पास एप्लीकेशन इंटर। अब एक्सियोस क्या था, इधर आया, पानी ला दे, चला दे, नहीं पानी, सिर्फ पानी, हाँ। अच्छा एक और चीज, एक्सियोस में और फेच के मेथड में, फेच भी बताया था ना मैंने आपको, फेच में और एक्सियोस में क्या डिफरेंस है? तो रिएक्ट खुद भी है, हाँ, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। क्यों कर रहे हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी? स्ट्रक्चर वाइज दोनों में कोई डिफरेंस है? स्ट्रक्चर वाइज दोनों में कोई डिफरेंस है? पहले जर्नल समझो। फेच के मेथड में होता था फेच डॉट देन डॉट देन डॉट कैच, 2 दफा देन चला, उसके बाद कैच चला। अब है क्या, ये डिफिकल्ट मेथड था। पहले वाले देन में बोलता था भाई फाइल जो भी डेटा आया उसको पकड़ो, जेसन में कन्वर्ट करो, देन उठा के आगे फेंको। अब वो एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, मुश्किल था, ठीक है।
Axios थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये हो गया कि भाई थर्ड पार्टी है, अपनी नहीं है रिएक्ट की। और हम बहुत सारी इस तरीके से लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे रिएक्ट राउटर्स की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, और रिएक्ट के अंदर बिल्टन नहीं है, बिल्टन हो तो जब इंस्टॉल हो रही है वो वैसे ही हैवी हो जाए, ठीक है, इस चीज़ से बच जाते हैं हम। तो वो ज़रूरत के तहत हम यूज़ कर रहे हैं भाई, ये चीज़ ज़रूरी है तो यूज़ करो, वरना जितना ज़्यादा डेटा होता जाएगा कहीं पे भी एरर रिएक्ट रुक जाएगा। अब जब ये चीज़ आती है उसके अंदर आप जो ऐड करवा रहे हैं भाई, आपने बिल्कुल राउटर्स ऐड करवाए, आपने एक्सियोस, अब ये जो एक्सियोस है ना, ये असल में है एपीआई को इंटीग्रेट कराने के लिए एक मेथड है। एक्सियोस क्या है? एक मेथड है जो कि किस लिए यूज होता है? एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए। एपीआई इंटीग्रेशन से क्या मुराद है? इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, बोलना से बोलो ना यार। एपीआई को इंटीग्रेट करने से मुराद, हाँ, ताल्लुक बना देना, दो चीजों को मिला देना, एपीआई को इंटीग्रेट कराना। एपीआई इंटीग्रेट किससे होगी? एपीआई कहां बनती है? बनती कहां है? बैकएंड। तो इंटीग्रेट किससे होगी? फ्रंट एंड से, यूआई से, ठीक है, ताकि वो जो डेटा है क्या दिखाना है, किसकी पोस्ट दिखानी है वो दिखा सके। तो उसको इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में एक पर्सन होना चाहिए, बीच में एक चीज होनी चाहिए, जो कि क्या कहलाता है? मेथड, एक्सियोस का मेथड। एक्सियोस आसान है एज कंपेयर टू फैच का मेथड। अगर कोई फैच भी यूज करता है, नो इशू, फैच भी यूज कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं एपीआई इंटीग्रेशन के लिए? फैच का, वो एक्सियोस का मेथड यूज करते हैं। अच्छा, अब एक्सियोस तो लगाना आ गया हमें, यहाँ आते हैं। हमने लास्ट टाइम एक्सियोस लगाया होगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये रहा, मैंने कहाँ बताया था एपीआई इंटीग्रेशन एक्सियोस? यहाँ पर लगा के दिखाया था, ये रहा। यूज इफेक्ट में क्यों लगाया था ये क्वेश्चन आ गया। और कोई? हाँ भाई, और कोई? और कोई? बच्चे ने ठीक बताया, एक तो चलो ये टेक्निकल इशू था उसके लिए, लेकिन एक्चुअल में इसको यूज इफेक्ट में क्यों रखा गया? चलो, यूज इफेक्ट कब चलता है? अगर डिपेंडेंसीज ना हो फिर क्या होगा? डिपेंडेंसीज तो देखो, यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट को नीचे जर्नली लाते हैं, आपकी बात को समझते हैं। असल में यूज इफेक्ट होता है ये, यूज इफेक्ट ये होता है, ये कितनी चीजें लेता है? दो, क्या लेता है? पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट? क्या कहलाएगा अभी जो मैं लिख रहा हूं वो क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यूज इफेक्ट तो बन चुका है, फंक्शन कहीं और बना है, मैं तो यहां कॉल कर रहा हूं तो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? दो। क्या क्या? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, दूसरा डिपेंडेंसीज लेता है, ठीक है, जिसमें हम क्या पास कर रहे थे? एरे। अगर डिपेंडेंसीज ना दूं तो सिर्फ कॉल बैक फंक्शन दे दो, फिर क्या होता है? ये तो यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट पे ही फंस गए हो। मसला ये है, मसला ये है कि आप पढ़ चुके हो, सामने इंटरव्यू वाला ऐसे क्वेश्चन करता है, बस एक दफा पूछेगा, आप सोच में पढ़ के खत्म। अब बताओ भाई क्या होगा? चलेगा ये, या चलता है या नहीं चलता? कभी ये चल सकता है ऐसे? चल सकता है भाई, मैंने जानबूझ के ऐसे पूछा कि कभी चल सकता है क्या, बोलता नहीं चलता है भाई, क्या फर्क पड़ेगा। अब जब चलेगा तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जब भी ऐप लोड होगी फर्स्ट टाइम ये चल जाएगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, और पूरी ऐप के अंदर कहीं भी कोई चेंजिंग हुई तो ये चल जाएगा। डॉम पे कुछ भी चेंज हुआ, मतलब एक जगह बटन है, उस पर आपने क्लिक किया कुछ चेंज करने के लिए, अलर्ट शो कराने के लिए आपने क्लिक किया, अलर्ट आ रहा है, नहीं चलेगा ये, ठीक है। आपने क्लिक किया, कुछ चेंजिंग हुई, मतलब एक नैप बार खुल गया, यहां पर खुला, ये चल जाएगा ठक करके कि भाई चेंजिंग हुई है डॉम के अंदर। आपने बटन लिखा था 1 लिखा हुआ था किसी एक नंबर पे, क्योंकि मैंने काउंटर पे पढ़ाया था इसलिए एग्जांपल वो दे रहा हूं, 0 है, आपने क्लिक किया 2 हो गया, ठक करके चल जाएगा। अब जो भी ठक करके चलेगा, कुछ भी, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैंने अलर्ट लगाया हुआ था। आपने लोडर, मैंने लोडर भी बताया था, आपने लोडर लगाया, क्लिक करोगे लोडर चलेगा, उसके बाद चलेगा। आपने किसी को मैसेज पर ठक करके लोडर चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, हर चीज पे लोडर चल रहा है। अब मसला ये है कि मैंने नैप बार क्लिक किया, लोडर चले, उसके बाद फिर आए,
मुझे नहीं चाहिए भाई। हाँ काम का है यूज इफेक्ट, मुझे कहाँ चाहिए था, फर्स्ट टाइम मेरी बिल फॉर द एप्लीकेशन लोड होती है, वन टाइम लोडर चले एप्लीकेशन आ जाए, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। दूसरी चीज कि भाई मैं चाहता हूँ जब मैं मैसेज टाइप कर सेंड करूँ तब एक दफा आ जाए, या किसी और चीज के लिए तो एक दफा करके उसके बाद नोटिफिकेशन दे दे, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए प्रोसेस हो उसके बाद ये आ जाए, तो उसके लिए समझ। लेकिन मसला ये अब मैं कुछ भी चेंजिंग करूंगा, एक कैरोसोल इमेज बनी इसको क्लिक करूंगा ठक लोडर चलेगा फिर इमेज आएगी, हर चीज में तंग कर रही है। उसकी वजह से फिर हमने क्या किया था, सेकंड पार्ट इसका पढ़ा था, वो था डिपेंडेंसीज। भाई अगर खाली में ये डिपेंडेंसीज लगा दूं तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये जब चलेगा तो पहली बार जैसे ही लोड होगा फर्स्ट टाइम चल जाएगा ये, उसके बाद जितनी भी चीजें आप चेंज करो ये नहीं चलने वाला, लोडर नहीं आएगा, सिर्फ पहली बार आ जाएगा। अब उसके बाद आपको जब चाहिए आप यहां लिख दो, बिलफाल आपने काउंटर का वेरिएबल बनाया, आपने कहा काउंटर के अंदर यहाँ बटन पे क्लिक करूंगा 1 2 हो जाइए, अब चेंजिंग आए उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का यहाँ नाम पास कर दो, वेरिएबल हो फंक्शन हो कुछ भी, उसमें जैसे ही चेंज आएगा तब यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, चल जाएगी। बात समझ गए, क्लियर है। तो ये डिपेंडेंसीज यहाँ पर है, तो डिपेंडेंसीज आप तब बना सकते हो जब आप चाहो कि भाई आप देखो 20 वेरिएबल है, आप चाहते हो इस बटन पे इस बटन पे इन सब पे डायरेक्ट चल जाए, ये एक बटन है इस पे जब एंड हो, देखो पहला चेक है, हाँ ये आता है चेक चेक करता रहे कब को ये लोड ना हो, लेकिन जब आखिरी में सबमिट करने लगे ना तब वन टाइम लोड हो। अब मसला ये है आप जैसे ही चेक पे क्लिक करोगे वैल्यू चेंज हुई तो वो क्या कर देगा, लोड कर देगा, बार बार लोडर दिखाएगा। इसके लिए फिर सिर्फ और सिर्फ उस एक वेरिएबल का नाम यहाँ पास करो जिसपे आप चेंजिंग चाहते हो, जैसे ही चेंज होगा ये चीज यहाँ पर शो हो जाएगी। समझ गए बात, ये है। अब ऊपर आते हैं, ऊपर मैंने हर दफा के लिए जताया, अब यहां लाता हूं, मैं कहता हूं भाई जब भी ये चले एक्सियोस, क्या चले एक्सियोस, इमे मेरा जब भी पेज लोड होगा तो एक्सियोस चलेगा, जब भी क्यों, क्योंकि पेज लोड होते साथ पहला एक्सियोस है, भाई एक्सियोस चलेगा एपीआई से डेटा लेगा तो खाना खुलेगा ना, समझ आई बात। पहले ही क्या होगा, जैसे ये खुलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, वेबसाइट जैसे ही लोड होने लगी है तो पहला काम ये डेटा लेके आ जा भाई, पता कर सर्वर रिस्पांस दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर आप पहले ये ना चलाओ तो पता है क्या हो जाएगा, पहले यूआई अगर रेंडर हो गई फिर पता है मसला क्या होगा, पोस्ट का सारा कार्ड वार्ड सब बन के आ गया, अंदर डेटा ही नहीं है, कमेंट सारे खाली सारी चीजें खाली, इमेज खाली, ठीक है, अब वो डेटा ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, पहले डेटा मंगवा लेगा, फिर अगर डेटा नहीं आ रहा तो फिर एरर दे देगा भाई 404 एरर कि डेटा नहीं चल सकता, फिर पेज लोड ही नहीं करेगा, फिर दिखाएगा ही नहीं, समझे बात। तो फिर हम ये वाला काम करते हैं, अब जैसे लिखा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग 404 एरर समथिंग, जो आप देना चाहो वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो सिंपल ये एक्सियोस है, इसमें आता है हमें रिस्पॉन्स मिलता है, इस रिस्पॉन्स के अंदर मल्टीपल। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ गए बात, ये है। अब हम इस एपीआईज के ऊपर जाएंगे डिटेल में आगे इंशाल्लाह, जाके हमने एक्सियोस पर ये जितने भी बनाई है। अब एक्सियोस हमने क्या चलाया है, एक्सियोस डॉट गेट, जनरली इसके 4 से 5 मेथड होते हैं, कितने मेथड होते हैं, 4 से 5 मेथड होते हैं, जिनके लिए जनरली क्या वर्ड यूज होता है। आपसे मैं एक चीज शेयर भी करता हूं भाई, आपको एरे पर भी हर चीज पे मैंने एक ऑपरेशंस करवाए, 4 ऑपरेशंस होते हैं, उसको एक नाम देते हैं, क्या ऑपरेशंस करवाता हूं मैं हमेशा, 4 एरे पर भी करवाए, हर चीज पे यही 4 ऑपरेशंस होते हैं, क्या नाम है उनका, CRUD, क्रूड या क्रड ऑपरेशन हो गए। अब ये क्रड ऑपरेशन क्या होते हैं भाई, C फॉर क्रिएट, कोई डेटा क्रिएट करना। अब ये क्रिएट कहां यूज होता है, कहां यूज होता है, एक बंदा आया, यूजर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है, क्रिएट यूज होगा, ठीक है। एक यूजर आया पोस्ट बना रहा है, क्रिएट यूज होगा। एक यूजर आया मैसेज टाइप करके, आप व्हाट्सएप पे जब मैसेज टाइप करते हो क्या होता है, क्रिएट यूज होता है, समझ गए बात। ये हो गया क्रिएट का मेथड, सी वाला। आर फॉर रीड, डेटा रीड करना, मतलब सामने वाले ने मैसेज भेज दिया है, मैसेज ले आया, आपको मैसेज दिखाना है, ये क्या है, रीड है। कोई भी चीज आपको पोस्ट दिख रही है, आप तो चलो कमेंट किया तो आपने सेंड किया, लेकिन आपने सेंड किया, सामने वाले के लिए क्या होगा, रीड,
तो उसको दिखाना है, तो वो रीड का मेथड चलेगा। एट अ टाइम दो मेथड है, आपने भेजा उसने रिसीव किया, तो पोस्ट गेट पोस्ट गेट पोस्ट गेट, ठीक है। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट चीज ये हो गया गेट CRU। अब U फॉर अपडेट। अपडेट में क्या होता है, बहुत है, एक पोस्ट या एक नाम पहले से दिया हुआ यूजर ने, यूजर वो नाम सिंपली क्या कर दे, चेंज कर दे। मतलब बिलाल सिद्दीक लिखा है, वो बोले यार कैंसिल करके बिलाल लिख देता हूँ, सिंपल क्लिक किया, पुराना डेटा रिमूव करना है, नया भेजना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लास्ट चीज CRUD। कोई पोस्ट डिलीट करनी, कोई कमेंट डिलीट करना, कोई पिक्चर डिलीट करना, कोई मैसेज डिलीट करना, वट एवर, कोई लाइक करके डिसलाइक कर देना, ठीक है। मतलब लाइक किया, क्लिक किया, वापस हट गया। डिसलाइक तो खैर नहीं होता, वो लाइक हट जाता है। तो यहाँ पर इस केस में तो ये वाली चीज हो गई। यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके लिए ये मेथड्स यूज होते हैं। एक्सियोस डॉट गेट, गेट मेथड है असल में डेटा सिर्फ लेने के लिए। एक फॉर्म है, उसको एक बंदा रजिस्टर कर रहा है और लॉगिन रजिस्टर होने लगा है यूजर, तो कौन सा मेथड चलेगा, गेट या पोस्ट? क्या चलेगा, गेट या पोस्ट? पोस्ट का मेथड चलेगा, ठीक है, पोस्ट, क्योंकि डेटा भेजा जा रहा है। अच्छा, एक बंदा लॉगिन कर रहा है, क्या चलेगा, लॉगिन कर रहा है एक बंदा, रीड वाला गेट और पोस्ट का मेथड चलेगा। आप कंफ्यूजन हो गई यार, पोस्ट का मेथड चलेगा यार, बात सुनो। लॉगिन कर रहा है, कौन लॉगिन कर रहा है, यूजर कौन हो सकता है, बिलाल हम। अब उसको कैसे पता कौन रीड कर रहा है, वो डायरेक्ट गेट का मैसेज भेजा, मैसेज भेज देगा? नहीं, आपने डेटा भेजना पड़ेगा कि भाई ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, ये डेटा गया है, रिस्पॉन्स में क्या दो, बदले में ये दे दे, ठीक है, वो आ रहा है आपके पास। तो यहां पर कौन सा मेथड गया है दोबारा डेटा भेजने के लिए, पोस्ट का मेथड। हाँ, मैं लॉगिन हो गया, मेरी प्रोफाइल वाला पेज आया है, प्रोफाइल पे मेरी पिक्चर, नाम, ये सब शो हो रहा है, यहां कौन सा मेथड चला है, गेट का मेथड चला है, रीड वाला, यानी कि गेट, रीड का मतलब गेट का मेथड है, तो ये गेट का मेथड चला है। और वो जो सेंड कर रहे थे वो क्या था, पोस्ट का। मैं समझा दूंगा, सेंड वाला भी आपको, ये एक लाइन लिखूंगा, आपको दोनों मेथड बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे यार, अच्छा फर्क क्या है। देखो अभी एक्सियोस डॉट गेट डॉट देन डॉट कैच, ऐसा ही है, ये मेथड है। दोबारा इस पर आता हूं, यहां गेट ये और यहां से इंटर। ओके, गेट में क्या आता है, यूआरएल, यही है यहां, और यहां पर क्या आता है, एक एक कॉल बैक फंक्शन। बस मैंने ऐसे जर्नली लिख दिया। अब एक्सियोस का मेथड पढ़ते दूसरा, इसी को कॉपी करते। पोस्ट का मेथड भी यही है, गेट को कर दो पोस्ट, कोई मसला ही नहीं, सेम है। अब फर्क कहां है, फर्क एक चीज में, पोस्ट में देखो, गेट में क्या है, उस यूआरएल से डेटा ले आओ। एक बंदा है, बेटा वहां से जा पानी ले आ, ठीक है, ये क्या करेगा, क्या करेगा, जाएगा और पानी ले आएगा। बेटा उसको जाके पेपर दे दे। अब क्या करोगे, क्या देकर आओगे, कौन सा डेटा, पेपर देने का बोला है, जाओ पेपर दे के आओ उसको, जल्दी जाओ, जाओ पेपर देकर आओ, खड़े तो हो, उसको जाओ कार्ड देकर आओ, कार्ड देकर आओ, जाओ जाओ उसको कार्ड देकर आओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, गधा है एक नंबर का। कार्ड कहाँ है, वेयर इज द कार्ड, सर कार्ड तो दें जो लेके जाना है। तो पोस्ट हो रहा है, कुछ भेजा जा रहा है, तो यूआरएल तो बता दिया वहां, वो उसकी उसको देना है। दो तो सही भाई, तो दो तो सही का मतलब है डेटा। इससे ज्यादा कैसे समझाऊं तुमको। ये हो गया गेट, ये हो गया पोस्ट। पोस्ट में, गेट में सिर्फ चाहिए डेटा, तो आएगा, उसके बदले में जो रिस्पॉन्स मिला वो रहा। अब पोस्ट में सर रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, पोस्ट में ये मिलेगा इसने डेटा भेजा, वापस आएगा मुझे बताएगा, मैं पूछूंगा दे दिया, हाँ दे दिया, वरना वापस आएगा सर वो मिला ही नहीं, तो सर्वर भी बोलेगा हाँ दे दिया या मिला ही नहीं। यहां पे डेटा, पानी ले आ, पानी लेके आ जाएगा, बिलफर पानी नहीं है तो आगे बोलेगा पानी नहीं है सर,
अब यहाँ यही वाला सर्वर बना दूं, पानी है या पानी नहीं। एग्जाम्पल आपको जितना लोएस्ट वे में समझा सकता हूँ वैसे समझा रहा हूँ। तो यूआरएल और डेटा, अच्छा डेटा में ना ये ऑब्जेक्ट लेके जाता है, बस ये समझ लो। एक ये रटने वाली चीज़ है कि ये डेटा में क्या एक ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें लेके जाता है, हम ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। अब क्यों डालते हैं, कैसे होता है, वो जाहिर सी बात है एपीआई जहाँ पे लेंगे वहाँ आपको समझ आ जाएगा ऑब्जेक्ट में भेजने से क्या फ़ायदा है। ऑब्जेक्ट में नहीं भेजेंगे, 3-4 चीज़ें भेज दी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, आप ऐसे भी भेज सकते हो। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, बिलफर्ज आप यहाँ आए, आपने डेटा इज इक्वल टू कोई ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ लिख दो सीधा डेटा। आपने भेजा क्या, ऑब्जेक्ट ही भेजा, तो यूं लिख दो या यूं लिख दो, मसला सॉल्व। अब सर गेट हो गया, पोस्ट हो गया, अपडेट करने के लिए क्या मेथड होता है, पुट का मेथड। ठीक है, अपडेट के लिए क्या मेथड होता है, पुट। मैं बता देता हूं, डिट्टो कॉपी है, डिट्टो कॉपी पुट का मेथड होता है। ठीक है, अब इसको आगे जाके खेलना पड़ता है कि भाई जब ये पुट चलता है तो एट अ टाइम 2 मेथड चलते हैं, ये भी अपडेट के लिए और एक और मेथड है। चलो अब पुट से भी पहले एक और चीज समझ लेते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास एक्सियोस डॉट डिलीट का, ठीक है, वो भी डिट्टो कॉपी है जैसे ये रहा। अच्छा, अब एक और चीज, ये तो खैर मैं अभी आपको समझा दूंगा, अभी हम जर्नली बहस इन 2 पे करते हैं, बाकियों पे नहीं करते। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, सिंपल भी बना देते हैं वरना आपके लिए अभी कंफ्यूजन हो जाएगी, 4 समझोगे एक साथ तो ब्लेंडर हो जाएगा। तो गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड। अब जर्नली लिटरली आपको अगर मजे की बात बताऊं तो गेट मैंने देखा है जहां पर भी गेट से डेटा आ ही रहा होता है, गेट सिर्फ डेटा यूज करने के लिए होता है, हमेशा यही चलाते हैं। कुछ लोग अपडेट हो, डिलीट हो या फिर डेटा भेजना हो, सबके लिए एक ही चीज यूज करते हैं, पोस्ट। पोस्ट से सारे काम हो जाते हैं। एरे से कोई चीज डिलीट करनी है तो क्या यूज होता है, एरे का मेथड यूज होता है, पॉप या वो शिफ्ट, पॉप या शिफ्ट का मेथड यूज होता है एरे का। तो असल में यहां से सिर्फ ये डेटा की डिटेल भेजता है, डिलीट क्या करना है, डेटा तो एरे में पड़ा है, तो डिलीट करने का एरे का मेथड वही रहेगा। रिक्वेस्ट से पता चल जाता है ये इस पेज पे रिक्वेस्ट कैसे गई है। ठीक है, रिक्वेस्ट एक पेज पर एक जैसी जाती है, मतलब सेम पेज है, उस पेज पर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है या एक सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहां आपको यूआरएल देना पड़ता है कि भाई इस साइन अप। और हाँ, जब साइन अप साइन इन पेज होगा तो वहां अलग से लिखना पड़ेगा, ये जो यूआरएल है ना ऊपर ये दे दिया है, यूआरएल में आगे लिखना पड़ेगा कि भाई ये साइन अप के पेज पर भेजो, या फिलाने यूजर कहां से रिसीव कर रहा है, जिस पेज पर होगे आप वो यूआरएल की एपीआई वहां से दोगे, स्लैश इस पर भेजना है, स्लैश उस पर भेजना है, आप ये बताओगे यहाँ से। तो वहां जो रिक्वेस्ट रिसीव होगी वो इन दोनों में से बेसिक होगी। पोस्ट को इस वजह से प्रेफर करता हूँ, पोस्ट हर जगह चल जाता है। अबे भाई ये वाला काम भी पोस्ट से हो जाता है, ठीक है ये। लेकिन खैर गेट के लिए, गेट सिंपल होता है, जब डेटा लेके रीड करना है तो हम नॉर्मली गेट ही यूज करते हैं। दूसरा ये एक्सियोस डॉट पोस्ट का मेथड हम ये यूज करते हैं, समझ गए यहाँ तक। अब एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, वो आपको समझाना है, वो समझा दूं, बिल्कुल आसान सा है। आपने पढ़ा है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी आपने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मेथड पढ़ा है, हाँ आज ही पढ़ा है, वेरी गुड। सिंक्रोनस और एसिंक मेथड, मुझे एक कंफ्यूजन रहती है, तूने आज ही पढ़ा है तो तू ही मुझे बता देना, मुझे याद नहीं रहता है एसिंक और सिंक वाला मेथड, ये वाला मेथड किसका है, ये वाला किसका, मतलब दोनों में मुझे पता है ये काम होता है और ये काम होता है, ये ऊपर हेडिंग याद नहीं रहती, इसका नाम ये है, ठीक है। sync and sync in JavaScript. Sync is a single thread, so only one operation or program will run at the time. Async is a non-blocking, which means it will send multiple requests to a server. अब देखो बात सुनो, sync और async की मिसाल ऐसे है, अब उसने खुद ही बता दिया, sync is a single thread. sync ऐसा मेथड है जब आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन बनाते हैं वो सिंक पे चल रहे होते हैं, किस पे चल रहे होते हैं, सिंक पे। जावास्क्रिप्ट नॉर्मली सिंक्रोनस है, क्या है, सिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट नॉर्मली क्या चल रही होती है, सिंक्रोनस। मतलब जावास्क्रिप्ट टॉप से आई, ये पढ़ा हेलो वर्ल्ड पढ़ा, यहाँ आई, अचानक से एक बहुत डिफिकल्ट फंक्शन है और उसके अंदर परफॉर्म होने के बाद ये काम होगा, उसके बाद कोई चीज शो होगी, तो जावास्क्रिप्ट अटकी रहेगी, बोलेगी ये काम होगा, इसका रिजल्ट आएगा, जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद नीचे जो चीजें मैं वो करूंगा, दूसरा काम में नहीं कर रहा।
मतलब इसको मैंने 3 काम एक साथ बोल दिया, मैंने उसको कहा यार आज ये भी करना है, ये बोलेगा सर 1 मिनट पहले मैं एक काम कंप्लीट करूंगा उसके बाद में दूसरा काम करूंगा। जैसे पेपर में कुछ बच्चे होते हैं, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, पहला किया, पहला आता कर दिया, दूसरा आता कर, तीसरा नहीं आ रहा, बस अटका हुआ है, हालांकि उसको 5वां 6वां भी क्वेश्चन है वो कर लेनी, वो लगे रहते तीसरे पे नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं। ये मेथड क्या कहलाता है? चुप, सिंक्रोनस मेथड कहलाता है। और जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या है? सिंक्रोनस है भाई, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय, वो आपको पता है जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चल रही होती है। जावास्क्रिप्ट अगर कोई भी है ना भाई, जावास्क्रिप्ट की रीडेबिलिटी कैसी है? क्या क्या चीज कैसी है? रीडेबिलिटी, मतलब रीड एबिलिटी क्या है भाई? जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चलती है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आएगी पहली लाइन, लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करेगी, फिर आएगी लेफ्ट से राइट की तरफ, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है, कुछ सेंटर से भी कुछ मेन चीजें उठा के वो रीड कर लेती हैं। अब ये हो गया सिंगल थ्रेड है तो सिंक्रोनस है जावास्क्रिप्ट। लेकिन सिंक्रोनस में एक मसला है, मसला ये है कि कभी ऐसा हो गया आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, एक बंदा है, आप देखो अक्सर वेबसाइट में आप जाते हो, यहाँ पर मैसेज लिखा ठक करके आपने सेंड किया, उसके बाद रुकता नहीं, आप दूसरा मैसेज उठा के व्हाट्सएप के ऊपर 5-6 मैसेज एक साथ ठक 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 करके सेंड कर देते हो। अगर इंटरनेट बंद भी है तो सबके आगे क्लॉक बन जाती है छोटी सी, है ना, सेंड नहीं भी हुए तो कभी आपको ऐसा हुआ है आपने ठक किया, वो बोलता है दूसरे मैसेज पे पहले पुराना वाला सेंड हो जाए फिर करूंगा। तेरे पापा का नौकर नहीं बैठा हुआ, पहले पुराना सेंड हो जाए, वो रीड कर ले, फिर दूसरा देना। अगर इसको सिंक्रोनस रखा जाता है ये यही करता, वही वही आ रहे ना, क्लॉक बने हुए आ रहे ना, दे दे ये देखिए, देखो अब ये ना, ये क्या कर रहा है, जैसे यार ये अब देखो क्लॉक बनी हुई आ गई है, क्या है? अगर ये जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस मेथड से बनाया जाता है तो एक मैसेज क्लिक हुआ वो अगला नहीं सेंड करने देता, आप क्लिक करते बोलता ऑन वर्किंग, या फिर कुछ भी जो मैसेज उसने लगाया हुआ होता वो क्या दूसरे मैसेज को नहीं रीड करता। और सिंक्रोनस के और एसिंक्रोनस बनाने से क्या है, एसिंक्रोनस के अंदर एक मेथड होता है वेट का, क्या होता है? अवेट का, ठीक है। अब वो करता क्या है कि भाई चलो चल रहा है लाइन से, अब एक टास्क मिला, एक टास्क पर आए, इसको क्लिक किया, मैसेज क्लिक किया, ये भेज दिया, अब ये नहीं भी गया, दूसरा मैसेज आपका वो बोलेगा भाई इसको वेटिंग पे डाल दो, अब ये प्रोसेस में चलता रहे, नया अगला प्रोजेक्ट आया उस पर काम कर ले, उससे बाद वाला आया उस पर काम कर ले, उसके बाद वाला आया उस पर काम कर ले। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वो दो बेसिक फंक्शंस हैं, सिंक्रोनस और एसिंक, ठीक है। एसिंक और भी मल्टीपल C++ में जैसे वो एग्जांपल दे रहा था, जावा में उनमें भी है, मल्टीपल उसमें होता है। तो सिंक इज अ सिंगल थ्रेड, सिंक्रोनस क्या है? सिंगल थ्रेड है। ये अब सिंगल थ्रेड ये वर्ड याद नहीं होता, याद करो भाई, सिंक्रोनस सिंगल थ्रेड होता है ना, सामने वाले को इतना ही बोल दो कि पता होगा यार उसको टर्म पता है, ठीक है। अब सो ओनली वन ऑपरेशन और अ प्रोग्राम रन एट अ टाइम, एक ही प्रोग्राम चलेगा, एक से ज्यादा नहीं। उसके बाद ए सिंक इज ए नॉन ब्लॉकिंग। अब क्या हुआ, यूआई गई, एक रिक्वेस्ट गई उस पर कि भाई जैसे ही मैसेज लिखा, क्लिक हुआ, पीछे यूज इफेक्ट चला, यूज इफेक्ट ने ए सिंक्रोनस पे गया, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी कि ये डेटा भेजना है, अब डेटा कनेक्ट नहीं था सर्वर, वो क्या करेगा, इंस्टक हो जाएगा। अगर सिंक्रोनस है, ए सिंक्रोनस क्या करेगा, उस फंक्शन पे रिजल्ट के लिए वेट करवा देगा, रिजल्ट को बोलेगा वेट पे आ जा, नया ऑपरेशन आ गया, उसको हल करते हैं। वो जितने मैसेज ये भेजना चाहे 50 भी सब चले जाएंगे, सबके आगे क्लॉक आ जाएगी। जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा, जो जो वेट पे थे कनेक्ट होते जाएंगे, आगे सेंड होता जाएगा, वन बाय वन वन बाय वन। तो ऑपरेशंस मल्टीपल कर सकता है। असिंक्रोनस इज अ नॉन ब्लॉकिंग, ब्लॉक नहीं करता इस पे, विच मींस इट विल सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, सर्वर को एक से ज्यादा दे सकता है। अब इनका तरीकेकार क्या है, सिंक्रोनस का कोई तरीकेकार नहीं है, सिंक्रोनस का कोई तरीके का नहीं, जैसा आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो वो सिंक फंक्शन है, सिंक्रोनस तो आप जमाने से बनाते आ रहे हो। ए सिंक्रोनस के लिए वो है, आते हैं यहाँ, एक सिंक्रोनस बनाना बड़ा सिंपल है, एक फंक्शन है, आप बना दो बिल्कुल फंक्शन, अरे यार आओ यहाँ पे ही देख लेते हैं यार, ए सिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, आओ यहाँ पे कोई ना कोई एक फंक्शन बना हुआ मिल जाएगा, ये भी है वरना W3 पर भी मिल जाएगा। बैक पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल कंट्रोल async and await make promises easier to write। async makes, अच्छा यार ये भी अभी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट, ये बहुत बर्डन हो जाएगा, कल के दिन इसी से स्टार्ट कर लूंगा इसको एक्सप्लेन करके, फिर हमने कल पहला इंशाल्लाह बैकएंड का अपना प्रोग्राम देखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना सिंक के ऊपर। क्योंकि अच्छा ये सिंक और एसिंक्रोनस अभी क्यों पढ़ा है,
वजह यह है कि एपीआई अभी पड़ी है, अभी हम पहला काम करके बैकएंड पे रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो जब भी बैकएंड पे हम एपीआई बनाते हैं ना, एपीआई इंटीग्रेट कराते हैं, तो सिंक और एसिंक लाजमी यूज करते हैं अपने फंक्शन में, ताकि हमारा फंक्शन वेट करे। अगर रिक्वेस्ट गई है, जैसे ये वाला केस आपके साथ ना हो, आपने एक मैसेज भेज दिया, दूसरा सेंड ही नहीं हो रहा, वो बोले भाई पहले पहला वाला होगा, क्लिक हो गया, एक फंक्शन चल रहा है, वो एंड होगा तब ये बटन दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे जा रहा है ना, तो पहला जाएगा दूसरा नहीं जाएगा। ए सिंक में सिंपल होता है, आप फंक्शन का नाम देते हो, ठीक है यार, ये रहा रिजॉल्व दिया हुआ इसने, मैं सीधा आता हूँ इस पर एमडीएन पे, जहाँ अवेट का ऑप्शन दिया हुआ, ये रहा, बस ये रहा भाई। शुरू में लगा दो क्या, एसिंक, एसिंक लगा दो तो ये हो गया फंक्शन एसिंक्रोनस हो गया। अब ये समझ गया इस फंक्शन पे क्या करना है, अगर ये ऑपरेशन देर हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, क्लिक करने के बाद ये 5-6 बार भी क्लिक करे, एक्सेप्ट करना है आपने। हाँ ये है 10-12 रिक्वेस्ट दे दिया, आप लाइन बाय लाइन को रोक लो, एक एक का रिजल्ट दिखाते जाओ, रोकना नहीं है इसको कि भाई पहला क्लिक किया, अभी पहला परफॉर्म होगा तो दूसरा चलेगा, पहला परफॉर्म होगा तो दूसरा चलेगा। और जावास्क्रिप्ट में आपने अक्सर देखा हुआ भी है, हम करने के बाद एक दफा क्लिक करते थे, अगर एरे में वैल्यू पुश हो रही है ठीक है, जब तक एक में नहीं होती नहीं, मैं 2 बार भी क्लिक करूं डबल नहीं पुश होता था, एक दफा पुश होगा फिर दूसरी दफा पुश होगा। एसिंक्रोनस फंक्शन ये डाला, फंक्शन से पहले सिंक्रोनस, जहां पर आपने रिजल्ट लाना है बिल्कुल ये एक है 2 सेकंड्स के बाद, तो इस पे क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा आफ्टर 2 सेकंड्स। इस पर इसने लगा दिया सिर्फ रिजल्ट, जहां आपका लग रहा है एक्सियोस से वैल्यू गेट कर रहे हैं, टाइम लगेगा, उससे पहले आप क्या लगा दो, अवेट का वर्ड लगा दो, बस ये है। बाकी इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कल के दिन तसल्ली से देखेंगे, क्योंकि हम एपीआई लगाएंगे, फिर पहली छोटी सी एपीआई हम एक्सप्रेस पे एक्सप्लेन करके बनाएंगे, एक बना दूंगा, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा कि भाई नेक्स्ट डे एक एपीआई बना के उसको लाइव करके अपने सर्वर से हेलो वर्ड या कुछ भी प्रिंट करा दो। समझ गए, क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक? एनी क्वेश्चन फ्रंट एंड से रिलेटेड है तो पूछ लो भाई, अभी भी फ्रंट एंड आपका आज और कल का दिन है, आपको फ्रंट एंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ लो भाई, सर ये इशू है डिज़ाइनिंग के हवाले से, वो भी पूछ लो, मैं रिकमेंड कर दूंगा ये चीज़ देख लो, ये चीज़ देख लो भाई। बूटस्ट्रैप के हवाले से मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, डिज़ाइनिंग में जितना हो सके बूटस्ट्रैप का और टेलविंड का ये जो फ्रेमवर्क से इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, इनको अपने हाथ पे फिंगर टिप्स पे ना रट लो। और बूटस्ट्रैप के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा चैनल बता देता हूँ, अब मेरा ख्याल है ये इसने बूट स्ट्रैप 5 निंजा, ये निंजा का जो ट्यूटोरियल है ना, इसको बहुत अच्छे से देख लो भाई, जितनी ये आपकी हेल्प करेगा ना, चीता बना देगा आपको 20 वीडियोस के अंदर, इसमें आप मास्टर हो जाओगे, सिर्फ ये 20 वीडियोस देख लो इसकी, बूटस्ट्रैप के मास्टर हो जाओगे, आपको बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, आप समझ जाओगे है इंग्लिश में पूरा, बस ये एक डिफरेंस है, बहुत हाई नहीं है, 5-5 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट 6 मिनट, कहीं पर एक आध कोई ज़्यादा होगी, वरना छोटी वीडियोज़ हैं, देखो 16 मिनट की एक बड़ी आई है, बस 7 मिनट 4 मिनट 3 मिनट बस, इसने हर एक क्रैश कोर्सेज से जीरो से बताया। मे बी बूटस्ट्रैप मिल जाए, यहाँ लिख देता हूँ टेलविंड निंजा, शायद इसने ये भी बनाया वो, अमेजिंग, 19 वीडियो के अंदर पूरी टेलविंड कवर करवा दी इसने, मैं खुद देखूंगा, ये मेरा टास्क हो गया, मैंने भी 1 टाइम देखना है, इसके अंदर दिमाग खोपड़ी के अंदर बैठ जाएगा आपकी टेलविंड का। मैं सोच रहा था, मैंने कहा इसने शायद बनाया ही, और ये इसने कब लगाया यार, कितना टाइम पहले डाली है वीडियो, है 3 साल पहले डाली है इसने, 3 years अगो ना, हाँ यही 3 साल पहले इसने ये वीडियो डाल के रखी है टेलविंड पे, ये रही, ठीक है। तो ये आपके पास है, इसको तसल्ली से देखो, ये बहुत लेवल की चीज़ समझाता है, ये आपको एक दफ़ा बता देगा यार ये स्टेप्स है। तो इस वो चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये कर लो, टेलविंड का और बूटस्ट्रैप का, ये दोनों डिज़ाइनिंग में मास्टर हो जाओगे। बाकी एनिमेशंस के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी वेबसाइट में एनिमेशंस का मसला हो तो एनिमेशंस CSS एनिमेशंस, ये भी नहीं यार, एक चैनल है आई थिंक सो, हाँ ये दिस वन यार, ये बंदा है लेवल का, ठीक है, इसका नाम है वेब डेव सिंप्लिसिटी, क्या है सिंप्लीफाइड, इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो, CSS पे बेहतरीन काम किया हुआ है, इंग्लिश में बस, बहुत इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। निंजा वाला तो फिर भी यॉम चॉम कॉम करके बोलता है, उसकी इंग्लिश तो पता नहीं कौन सी जबान का है वो, शायद उसकी इंग्लिश है, ये बहुत अच्छी क्लियर वर्ड बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, ऐसे क्लियर एक एक वर्ड को और इतने सुकून से बोल के आपको समझाएगा, आपको बात समझ आ जाएगी इसकी। और मेरा ख्याल है सबटाइटल्स ने ऐड किया हुआ होगा, ऐड किया तो यार ऑन कर लेना, ये रहा
रेस्ट एपीआई, एक एक चीज़ के बारे में भाई, एपीआई बनाया सब कुछ। अब खैर मुझे ये सीएसएस के हवाले से बेस्ट लगा है, एनिमेशन खास तौर पे एनिमेशंस ने लेवल की कराई हैं ये वाली और फिलानी डिमगानी। तो आपके जहाँ प्रोजेक्ट में एनिमेशंस आए ना फ्रंट एंड पे, वो यहाँ आके इस चैनल पे देखो, इसने लाजमी हल बताया होगा। एनिमेशंस के लिए ये देख लो, बूटस्ट्रैप की जर्नल नॉलेज के लिए निंजा देखो, टेलविंड की जर्नल नॉलेज के लिए निंजा देखो, और जावा स्क्रिप्ट के लिए यार मैं आपको जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ये है कि अगर जावा स्क्रिप्ट में आओगे ना, बेसिक जावास्क्रिप्ट, वैसे तो यार जावास्क्रिप्ट में रिकमेंड यही करता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई है, मैंने पढ़ाया हुआ है। जो मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है उसके अंदर ये है कि मैंने मल्टीपल जगहों से पढ़ाई है, मैंने 7 8 10 कोर्सेज देख के इसको भी देखा है, टैग गन वाले को भी देखा है, उसको एक और आता है सर हुसैन के नाम से, उसको देखा है, याहू बाबा को देखा है, एक इंग्लिश बाहर का है उसको देखा है, ये उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। इतने लोगों का देखने के बाद ना फिर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी एग्जांपल आती हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे टाल देता ना, मेरे जहन में किसी की भी एग्जांपल आ जाती है। ये बंदा है देखने के लिए, ये रहा, अगर इसको देखोगे ना, ये जावास्क्रिप्ट लेवल की पढ़ाता है भाई, प्रोग्रामिंग विद मॉश। तो मॉश की जो जावास्क्रिप्ट है ना, लेवल की है, इसको देख सकते हो आप, और ये आता भी उस पर है। अच्छा, ये हमारे यहाँ सर कोड विद हैरी तो टॉप पे आया, वो वजह है हम उसमें बैठे हैं, एशिया के अंदर हैं, तो पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर आप सर्च करोगे ना सर्वर पे, तो ये इनको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि उर्दू बोलने वाले। इसके अलावा आप कहीं भी जाके लिखोगे तो तकरीबन मॉश ही टॉप पर आएगा, सर्वर चेंज करके भी देखोगे तब भी मॉश टॉप पर आएगा कोडिंग के लिहाज से। तो जावास्क्रिप्ट के लिए ये रिकमेंड करूंगा, इसको भी देख लो। जावास्क्रिप्ट के लिए मॉश का चैनल, एनिमेशन के लिए जो बताया वो कोड विद वेब डेव वेब सिंप्लीफाइड वो, और उसके बाद निंजा बूटस्ट्रैप 5 और टेलविंड CSS 5, ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। जितना मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अभी बैकएंड पढ़ोगे ना तो बैकएंड में कुछ चीज़ें होंगी थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप समझना, तो अभी आपके पास टाइम होगा, आपने थोड़ी सी API बनाई, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए डिजाइनिंग पर इन पे काम करो। चौथा, अपनी कम्युनिकेशन वाले पे मल्टीपल वीडियोस देखोगे, और एक और चीज़ कि बिहांस पे जाके प्रोजेक्ट्स बनाने करेंगे इंशाल्लाह। गला सूख गया मेरा, बिल्कुल एंड चल रहा है, लेकिन समझाना लाजमी था जी। कौन बंद करो है, उन्होंने कह दे आई एम इन क्लास, टॉक टू यू लेटर।